आई लवलीज़ पराठा। आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन, उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। ये स्टोरी जैसी भी लगे प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना और मुझे अप्रिसिएट करना। तो चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट में जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जो युवान था वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के रिंग से अपनी दिल की सारी बातें कह रहा था कि उसने अपनी मामा को नहीं देखा है। उसके डैडा बता रहे थे कि आप उसके जैसे दिखते हैं तो क्या आप डैडा से शादी नहीं कर सकते हो। युवान की बात सुनने के बाद विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा था अभी, और वो युवान के आंसू को वाइप करते हुए उसे गले लगा लेता है और उसे अपनी गोद में बिठा लेता है, उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसके बैक को सूप करते हुए उसे कहता है, युवान, क्या तुम्हारी मम्मा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी? युवान कहता है, गग्गा, मुझे नहीं पता, पर डैडा कहते हैं मम्मा बहुत बहुत अच्छी थी और बहुत ही ज़्यादा प्यारी भी। उनके साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता, पर मुझे मुझे मम्मा चाहिए ना। मैंने कभी नहीं कहा डैडा से, पर आप आप प्लीज मना मत करो ना। क्या आप हाँ नहीं कर सकते गग्गा? रिंग जो कि असमंजस में था, उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। कहता है, युवान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी मैन से शादी करूंगा या फिर जो भी। तो युवान कहता है, पर मेरी मम्मा भी तो एक मैन ही थी ना, तो क्या क्या प्रॉब्लम है? हाँ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप आप नहीं चाहते शादी करना इसलिए आप बहाना बना रहे हो ना गग्गा। विन जो कि कैसे समझाए उसे। वो कहता है, ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। हिमान जब ये सुनता है उसको अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कहता है, क्या सच ही आप करोगे ना? सच में ना? तो विन कहता है, ठीक है, मैं करूंगा। इतना बोल करके और वो ईवान को गले लगाए हुए था। ईवान अपने आंसू को साफ करते हुए कहता है, ठीक है, फिर हम नीचे चले। इतना बोल करके रिंग ईवान को गोद में लेकर के नीचे आ जाता है। जब वो नीचे आ रहा होता है तो सभी लोग अभी भी हॉल में बैठे हुए थे और इन लोगों के आने का वेट कर रहे थे। हाँ या ना का रिप्लाई तो देना बनता था ना। ईवान विंग की गोद से उतर जाता है और लैन किरण के पास आते हुए कहता है, दादू दादू, आपको पता है गगा ने शादी के लिए हाँ कर दिया है और वो दादा से शादी करना चाहते हैं। हमें हमारी मम्मा मिल गई दादू। आपको पता है वो बहुत बहुत अच्छे हैं और मैंने उन्हें मना लिया। उन्होंने हाँ हाँ कहा है। अब वो हमारे साथ हमारे घर चलेंगे, है ना? लैन किरण जब ये सुनते हैं तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। बाकी सभी अदर पर्सन भी विंग को घूर कर देख रहे होते हैं। विंग अपनी आंखों को एक बार बंद करता है और फिर वापस ओपन करते हुए कहता है, ठीक है, मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो जो हमारी जांगियो थी वो आते हुए कहती, बाबा, तो तुम्हें पता है ना तुम क्या फैसला कर रहे हो? मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम चाहते हो तो हम सब तुम्हारे साथ हैं और अगर नहीं चाहते हो तब भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। लैन किरण भी यही बात दोहराते हुए कहते हैं, जब तक तुम्हारी मर्जी ना हो तुम हाँ नहीं कहना। रिंग कहता है, नहीं, मैं तैयार हूँ इसके लिए, पर मेरी एक शर्त है। मुझे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है और मुझे डॉक्टर की प्रैक्टिस भी करनी है। तो लड़कियां मान जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हमारा खुद का ही हॉस्पिटल है जहाँ पे तुम तो इससे मिल ही चुके हो। ये भी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में है और अपने ही हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो तुम भी चाहो तो अपने हॉस्पिटल को ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद अब सीधे सभी लोग तो मान गए थे। अब बारी थी वांगजी की। वांगजी जो कि हॉस्पिटल में था और उसे पैनिक अटैक आया था जिस वजह से वो पूरा अंडर ऑब्जर्वेशन में था और वो बेहोश था। अभी तक उसे पता नहीं था। वहां से सब निकल कर विंग भी साथ में उसकी फैमिली भी सभी वांगजी को मिलने आए हुए थे। वांगजी को धीरे धीरे करके रात के 9:30 के आसपास जब बेहोशी से वो बाहर आता है तो जो वहां पे युवान बैठा हुआ था उसके बगल में वो बाहर आकर के सबको बोल देता है
कि डैला को होश आ गया है। सभी लोग अंदर आ जाते हैं और बैठे हुए थे जहाँ पे वांग जी धीरे धीरे अपनी आइज को ओपन करता है तो अपने आप को यहाँ पे देखता है। उसे लास्ट टाइम का सिनेरियो याद था कि किस तरह से रेड वाइन पीने के बाद उसे अचानक से पैनिक अटैक वगैरह आ गया था और उसने विंग से हेल्प मांगी थी। इतने सारे लोगों के बीच में वो विंग को ढूंढ रहा था। यहाँ पे सभी थे, इवन विंग भी था, लेकिन सबसे पीछे था। आखिरकार वांगजी की निगाहें विंग से जा ही टकराती हैं और उसे देख रहा होता है। वहीं अंकल खिलैन उसके पास बैठते हैं। सीचन और मींगा भी बैठ जाते हैं और वो उससे कहते हैं, हाँ आखिर तुम्हें होश आ ही गया, हम कितना डर गए थे तुम्हें पता है। तो वो कह देता है, आह मैंने रेड वाइन पी ली थी तो मुझे नहीं पता है। खैर छोड़िए, आप ये बताइए मुझे कि यहाँ कैसे आना हुआ। तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ हम लोग तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। वांग जी कहता है अभी। तो सभी लोग बोलते हैं इतने सारे लोगों का एक बार हूँ सुनकर तो वो तो डर ही गए थे। फिर बोलते हैं हाँ ठीक है, फिर बताइए क्या बात है। तो वो बोलना शुरू करते हैं कि हमने तुम्हारे लिए लड़की देखी है तो तुम सॉरी हमने तुम्हारे लिए लड़का देखा है तो तुम शादी कर सकते हो। वांग जी का मुंह बन गया था और वो कहता है अंकल ये आप क्या कह रहे हैं हम। तो अंकल कहते हैं हम चाहते हैं कि तुम और विंग शादी कर लो वांग जी। वांग जी अंकल की बात सुनकर शौक और वो विंग की तरफ देख रहा था, अंकल की तरफ देख रहा था, बाकी सभी लोगों को तरफ देख रहा था। वांग जी कहता है क्या वो रेडी हो गया है। आप जानते हैं ना मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। अंकल किनान कहते हैं आखिर कब तक तुम अकेले यूं ही अपना सफर काटने वाले हो। किसी को तो अपनी जिंदगी में आने दो वांग जी, ताकि तुम्हारा जिंदगी का जो सफर है जो तुम तय कर रहे हो वो रास्ता आसान हो जाए। किसी हम सफर का साथ ले लो वांग जी। मैं तुम्हें प्रेशर नहीं बना रहा हूँ। अपने रिश्ते को धीरे धीरे टाइम देना, समझने की कोशिश करना, और ये मेरा आखिरी वचन है। बस तुम शादी कर रहे हो मतलब कर रहे हो, और हम सब यहाँ पे तुम्हें यही बताने आए हैं। इतना बोल कर कि अंकल किरण युवान को कहते हैं युवान अभी हम बाहर चलते हैं बाबा, हम बाद में डैडा से मिलेंगे। बाकी जितने भी लोग थे सब उसको देख चुके थे तो सभी लोग निकल गए थे। इवन सीचैन और मिंगिया भी निकल गए थे। उस कमरे में ओलिवर विंग था और वांगजी था। विंग जो कि उसके पैर की तरफ से सीधा खड़ा था और थोड़ी दूरी पे खड़ा था। डोर बंद हो जाता है और अभी वांगजी विंग को इंटेंस निगाहों के साथ में देख रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। दोनों के अंदर कसमकस चल रही थी। तो दोनों एक साथ ही बोलते हैं वो, फिर चुप हो जाते हैं। तुम, फिर दोनों साथ में ही बोले थे, फिर बोलते मैं। फिर वांग जी अपने फेस को थोड़ा टर्न करते हुए कहता है पहले तुम बोलो। तो विंग कहता है नहीं पहले तुम बोलो, अमीन की पहले आप बोलो। तो वांग जी कुछ भी नहीं बोलता है और उसको तरफ देख रहा होता है। फिर कुछ दिन साइलेंस के बाद वो विंग को अपनी तरफ बुलाता है और कहता है हाँ आओ। विंग उसके पास आता है, उसे बैठने का इशारा करता है तो वो पास वाले टेबल पे बैठ जाता है। रामजी उसकी तरफ देखते हुए कहता है आखिर तुम मुझसे शादी करने के लिए क्यों हाँ करी। विंग कहता है सिर्फ युवान के लिए और कोई रीजन नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपकी वाइफ की तरह दिखता हूँ और हम दोनों के बीच में ऐसा कोई रिश्ता हो सकता है तो आई एम सॉरी, बट मैं ओनली फॉर युवान के लिए माना हूँ। बस मुझे आपसे इतना ही कहना है। वांग जी इसके आगे कुछ भी नहीं बोलता, कहता ठीक है। इतना बोलकर वो भी चुप हो जाता है। आप दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड माहौल था और बाहर से युवान जो कि अपने दादू के गोद में था और सीचन दोनों बाहर से ना झांक के देख रहे होते हैं। युवान अपने सर पे मारते हुए कहता है अरे यार दादू, हमने इतना एफर्ट डाला बट ये दोनों तो कुछ बोल ही नहीं रहे, चुपचाप है, अब हम क्या करें। तो बाहर सभी लोग खड़े थे, युवान की बातें सुन रहे थे। तो मीगा कहता है युवान तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो। युवान कहता है बड़ी मम्मा आपको पता है डैड कितने बेवकूफ है, उन्हें तो कुछ बोलना ही नहीं आता है, जैसे उनके मुंह में शब्द ही नहीं है, पता नहीं कैसे मम्मा को पटाया होगा। हाँ वो तो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। तो युवान की बात सुनकर मीगा उसके कान पकड़ते हुए कहता है बदमाश बच्चे, तुम्हें किसने सिखाया ये सब। हाँ ऐसे युवान कहता है ऑफकोर्स बड़ी मम्मा, इंटरनेट का जमाना है और मुझे सभी चीजें आती हैं, देख लीजिएगा मैं उन दोनों को जरूर मिलाऊंगी। हाँ तो सभी लोग जो खड़े थे ना वहां पे जियांग छे कहता अच्छा तो आप दोनों कैसे मिलाओगे उन दोनों को। कहता आप सब मेरी हेल्प नहीं करने वाले क्या, मैं सारा काम अकेले ही करूँ। हाँ इस छोटे से बच्चे के कंधे के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दिया आप लोगों ने और आप लोग हेल्प भी नहीं करने वाले। मैं तो थक गया दादू, जबकि वो दादू को गोद में चढ़ के बैठा हुआ था।
उसके दादी कहता है, शैतान लड़के, ये सारी नौटंकी कहाँ से सीख के आते हो तुम? हो युवान कहता, दादू दादू आपको पता है, मैंने ये सब ना सीरीज में देखा था, इसलिए मुझे पता है। तो मींग्यो कहता, आज से तुम्हारा टीवी देखना बंद, ये सारी चीजें तुम ऑब्जॉर्व करते हो, कंज्यूम कर रहे हो, मतलब कुछ अच्छा कंज्यूम करने की जगह पर तुम ये कंज्यूम कर रहे हो, शैतान कहीं के। वहीं दूसरी तरफ दोनों बस चुपचाप बैठे हुए थे, तभी विंग साइलेंस को तोड़ते हुए कहता है, आ, वैसे मैंने आपके अंकल को भी बताया है और मैं आपको भी बता रहा हूँ, मैं आगे डॉक्टर की पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो क्या मैं वो कर सकती हूँ? तो जो वांगजी था वो कुछ भी नहीं बोलता है और ओनली फॉर हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद हमारा जो विंग था वो फिर कहता, अच्छा ठीक है, तो फिर आप रेस्ट करो, मैं जाती हूँ। और इतना बोल कर वो जब बाहर आता है तो देखता है कि भाई साहब सारे लोग ना कान लगा करके सुन रहे होते हैं। वो जैसे गेट ओपन करता है ना तो सभी ऐसे ही कर रहे होते हैं। फिर वो सबको डिसबिलीव के साथ देखता है एंड देन दूसरी तरफ चला जाता है। अब ना अगले दिन सुबह वांगजी को डिस्चार्ज पेपर से साइन करा करके उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था और वो मेंशन लेके आ गया हुआ था। और उसके आते ही अंकल ने ड्रेसर वाले को, फूल वाले को, सभी चीजों को बुला लिया हुआ था और यहाँ तक कि कैटरिंग वालों को भी। भांगजी जब देखता कि सब लोग घर आते ही सब लोग उसका वेट कर रहे हैं, वो थोड़ा हड़बड़ा गया था। कहता है, अंकल ये सब क्या है आप? तो अंकल कहते, मैं बस डिले नहीं करना चाहता वांगजी, मैं जल्दी से जल्दी बस शादी करके उस बच्चे को इस घर में लाना चाहता हूँ। वांगजी कहता है, हाँ गेंदा का फूल है जिसको आप उठा के ला रहे हो, रहने दो ना। तो वो कहता है, वांगजी बस करो, बैठो तुम। फिर वो बैठ जाता है। फिर उस समय मेंग्या हॉस्पिटल में था, तो वो ऑलिवर सीचन थे, अंकल थे और वांगजी था। वांगजी के सामने ही सभी लोग अपने प्रपोजल को रख रहे थे, फूल वाला, फूल का, कि सर हम ऐसे डेकोर करेंगे, ऐसे ऐसे थीम बनाएंगे, ऐसे ऐसे सभी चीजें होंगी। खाने वाला जो खाने का मेन्यू होता है स्टार्टर से लेके फूड आइटम तक का, जूस फ्रूट सभी चीजें का, जितने भी होते हैं चाइनीज में, वो सभी चीजें का, सभी चीज वो लोग कर रहे थे। वांगजी अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, अंकल मुझे कोई एकदम पूरी दुनिया को दिखाकर चकाचौंध वाली शादी नहीं करनी है, बस आप और उनकी फैमिली रहेंगे और कोई नहीं, और हम दोनों को बस शादी करनी है, दैट्स इट। और वो बाकी सभी लोगों को देखते हुए कहता है, एवरीबॉडी अटेंशन प्लीज, मुझे एक बहुत ही नॉर्मल सिंपल सादा बट एलिगेंट डेकोर चाहिए, ताकि मैं अपने पार्टनर को खुश कर सकूं, और कुछ ज्यादा तामझाम नहीं, सो लीव। बेचारा उसकी बात सुनकर इस सारे जो वहां पे डिजाइनर्स खड़े थे वो सारे डर गए थे और साइड हो जाते हैं। उसके बाद वांगजी कहता है, अंकल मुझे रेस्ट करना है। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चला आता है और लेट जाता है। तभी युवान आता है और उसके पेट पे कूदते हुए कहता है, डैडा डैडा अब तो हमारे साथ मम्मा भी यहाँ आएंगी ना, तो मम्मा क्या आपके साथ सोएंगी? तो वांगजी कहता है, तो फिर युवान कहता है, फिर युवान कहाँ सोएगा? तो वांगजी कहता है, युवान अपने कमरे में सोएगा। तो युवान कहता है, नहीं, युवान मम्मा के साथ में सोएगा, जहाँ मम्मा सोएगी वहां युवान भी सोएगा। वांगजी कहता है, ठीक है, ऐसा ही करना, पर क्या सच में तुम उन्हें अपना मम्मा बनाना चाहते हो ना युवान? युवान कह देता है, हाँ, तो आपको क्यों लग रहा है कि मैं नहीं बनाऊंगा? बताइए मुझे, मुझे उन्हें बनाना है, मतलब बनाना है, दैट्स इट। और इतना बोल करके युवान ना वांगजी के साथ खेल रहा होता है। तो वांगजी कहता है, मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है बाबा, क्या तुम बाद में नहीं आ सकते? युवान कहता है, डैडा अब तो हमेशा सोते ही रहते हो। पर फिर भी वो हट जाता है। अब 2 दिन बाद शादी वाले दिन वांगजी के घर को ही बहुत अच्छे से डेकोरेट करके सजाया गया था। हॉल को बहुत ही नॉर्मल सिंपल था, पर्दे से पूरे डिजाइन बनाए गए थे और व्हाइट व्हाइट फूलों से सजाया गया था उस घर को, जो कि सिंपल होने के साथ साथ सच में एलिगेंस लग रहा था और खुशबू बिखेर रहा था अलग। वांगजी ये डेकोरेशन देखकर बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे ज्यादा तामझाम पसंद नहीं था, इसी वजह से। वही विंग भी रेडी होने के लिए मिरर के सामने में बैठा था। जांगचेंग उसके पास आते हुए कहता है, ब्रो मुझे लगा नहीं था कि तू एक मिलेनियर को पटाएगा। विंग जो कि बहुत ज्यादा नर्वस था, तो वो अपनी कांपते हुए लफ्जों के साथ में कहता है, जांगचेंग मैंने हाँ तो कर दिया है, पर मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। वो पहले से ही शादीशुदा है, तो क्या मैं एडजस्ट कर पाऊंगा? जांगचेंग कहता है, तुम्हें किस बात का डर लग रहा है, कि तुम उससे कंपेयर किए जाओगे, या फिर वो तुम्हें नहीं पसंद करेगा इससे, या फिर कुछ और बात है? तो बिंग कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, पता नहीं क्यों बस मेरे मन में आया था तो मैंने पूछ लिया। यांगजिंग कहता है, ब्रो चिल, सब अच्छा ही होगा।
हाँ, पर अब तो मुझे छोड़ के चला जाएगा। अच्छा ये है, तुम नहीं रहोगे तो कंपनी में हिस्सेदारी भी नहीं रहेगी। विंग कहता, ब्रो मैंने कभी नहीं कहा था कि मुझे बिजनेस ज्वाइन करना है, इसलिए मैंने डॉक्टरी फील्ड चुनी थी। और तुम हो की? जंगचिंग विंग को गले लगाते हुए कहता, ब्रो मैं तुम्हें परेशान करना बहुत मिस करूंगा। हाँ, जब मैं शादी करूंगा तो तुम्हें 7 दिन पहले ही आना होगा और सभी चीजों को देख रेख करना होगा, समझे तुम? मैं कुछ नहीं करने वाला। विंग कहता है, हाँ ठीक है, पर अभी हम साथ में कर लेते तो क्या चला जाता? वो कहता, अरे अरे मुझे इतना सिंपल शादी नहीं पसंद, मुझे तो पूरी दुनिया को ढोल पीट के बताना है कि मैं शादी करने वाला हूँ। खैर छोड़ो, चलो अभी तुम। फिर वांगजी विंग को अच्छे से रेडी करता है। वांगजी बोल रही है, जांग चिंग वांगजी जांग चिंग विंग को अच्छे से रेडी करता है एंड देन वो खुद भी रेडी हो जाता है और फिर मुंह से लेकर के बाहर आता है तो उसकी मॉम उसकी नजर उतारते हुए कहती है, सच में मेरा बेटा सच में एक खूबसूरत हैंडसम सा बंदा लग रहा है। तो उसकी मॉम की ऐसी बात सुनकर विंग मुंह बनाते हुए कहता, आपको तो मुझे चिड़ियाघर का जानवर बोलना चाहिए मॉम, कुछ भी। हाँ चलिए चलते हैं। उसकी मॉम कहती, अरे मैं तो सच में तुम्हें नजर लगाने से बचा रही थी पर तुम तो गुस्सा ही हो गया। विंग कहता, मॉम मैं कोई बचा नहीं हूँ। फिर भी वो लोग ऐसे ही थोड़ा सा टोना टानी करते हुए कार के पास आते हैं। कार में जाके बैठ जाते हैं। कार लैंड मैंसन के लिए चली जाती है। वहां आने के साथ ही सिचेन और मिंग याओ सबका वेलकम करते हैं और अंदर लाते हैं। विंग जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और एलिगेंस लग रहा होता है, जांगचिंग उसके हाथों को अपने हाथ से होल्ड करते हुए उसे स्टेज तक लाकर वांगजी के बगल में खड़ा कर देता है। हमारा युवान जो कि बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, बहुत ही खुश था अपने डैडा और मम्मा के शादी को लेकर के, इसीलिए वो इधर से उधर उछल रहा था, कभी डाडा के गोद में तो कभी बड़े डाडा के गोद में तो कभी दादू के गोद में। जब वो देखता है कि विंग डाडा के बगल में जाके खड़ा है तो वो बहुत 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 हैप्पी था और दादू के गोद में चढ़ते हुए कहता है, दादू दादू मैं फाइनली डाडा का शादी देख पा रहा हूँ। आपको पता है मैं कितना ज्यादा हैप्पी हूँ, आप सोच भी नहीं सकते। तो अंकल कहते हैं, मुझे सोचना भी नहीं है, बस मुझे अपने बच्चों की खुशी से मतलब है और कुछ नहीं। इतना बोलकर वो लोग अपने अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। फिर प्रीस्ट वांगजी और विंग दोनों को एल्डर और एंसेस्टर को बो करने के लिए कहते हैं चाइनीज ट्रेडिशन के हिसाब से। फिर सामने वाले लोगों को, जो उसके जितने भी एल्डर्स थे उन सभी को, फिर एवन हर्ट को, फिर एक दूसरे को, उसके बाद वो दोनों को किस करने के लिए कहा जाता है। अब जो कि वांगजी और विंग बहुत ज्यादा नर्वस थे कि किस करे तो करे कैसे। फिर वांगजी एक स्टेप आगे लेते हुए विंग के फोरहेड पर किस कर लेता है और दोनों अलग हो जाते हैं। उसके बाद जो प्रीस्ट था वो वांगजी और विंग दोनों को हाउसबैंड एंड हाउसमैन घोषित कर देते हैं। शादी तो हो गई थी, सब कुछ हो गया था। वो लोग नीचे आते हैं और जितने भी बड़े थे उन सबका आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद अंकल उन दोनों को ऊपर कमरे में भेज देते हैं क्योंकि आज उन लोगों का वेडिंग डे के साथ साथ वेडिंग नाइट भी जो होने वाला था। हालांकि शादी जब हुआ था तो पूरा दिन बचा ही था। उसके बाद नीचे जितने भी लोग थे वो सभी बोलते हैं कि हमने हॉल एरिया की तरफ, आई मीन बाहर गार्डन एरिया की तरफ छोटा सा गेट टुगेदर रखा है कुछ बिजनेस लोग और कुछ अदर पर्सन के साथ में, तो हम इन कपल को एंजॉय करने देते हैं, हम बाहर चलते हैं। इतना बोलकर वहां पे कुछ ही रिलेटिव्स थे, कुछ बिजनेसमैन थे, उन सभी को लेकर के लैन खिरैन सी चैन मिंग याओ जो कि उसने भी अपने कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट किया हुआ था, इधर जांगचिंग जांग फिमिया जांग यू, ये सभी लॉन एरिया में आ जाते हैं। अब पूरे मेंशन में ओनली फॉर वांगजी और विंग ही थे और कोई नहीं था और बाकी सभी लोग बाहर पार्टी कर रहे होते हैं। एवन इवान भी, इवान जो कि बार बार पीछे पलट के देख रहा होता है। तो मिंगा कहता है, क्या हुआ है बाबा? तो इवान कहता है, इवान लव्स मम्मा एंड डाडा, पर डाडा ने इवान को अपने साथ क्यों नहीं लेके गया? मिंगा को हंसी आ रही थी पर वो क्या बोले, इसलिए वो सिचन को बुलाते और कहते हैं, इवान कुछ पूछ रहा है, इसका जवाब दो। उसके पास आते हुए सिचन पूछते हैं, बाबा क्या हुआ है? इवान कहता है, डाडा डाडा लव्स इवान, इवान लव्स डाडा ना? तो सिचन बोलते हैं, हाँ। तो फिर डाडा मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेके गए? वो मम्मा को लेके गए, आई मीन कि वो गोगो को लेके गए, फिर मुझे लेके क्यों नहीं गए? आप सिचन बेचारे शर्मा रहे थे, वो क्या समझाए, और मींगा हंस रहा था। वो उसको तरफ देखते हुए सिचन कहता, अच्छा तो तुमने मुझे फंसा दिया। हाँ। फिर वो कहता, आज उनकी शादी हुई है ना, तो उन दोनों को अकेले छोड़ दिया है ताकि उन दोनों के बीच में ना फ्रेंडशिप हो जाए और फिर वो दोनों अच्छे से रहें, तभी तो हमारा युवान एक साथ रह सकता है ना। तो उन्हें आज छोड़ देते हैं, रात को चलेंगे उनसे मिलने के लिए, ठीक है ना? युवान कहता है, पक्का ना? कहता हाँ हाँ पक्का पक्का। इतना बोलकर वो लोग सभी वापस से गार्डन एरिया में आ जाते हैं।
वहीं दूसरी तरफ जो हमारा वांगजी था वो मुंह बना के बैठा हुआ था और विंग भी एक चुपचाप से बैठा हुआ था। पूरा कमरा एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस में डूबा हुआ था और बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड माहौल था। हालांकि कहने के लिए उन दोनों को वेडिंग नाइट और डे मनाने के लिए छोड़ा गया था, बट ऐसा होना पॉसिबल तो नहीं लग रहा था। विंग चुपचाप से अपने वेडिंग वाले अटायर पहने ही बेड पर आराम से बैठा हुआ था। पैर उसके दोनों नीचे थे और एक दूसरे के हाथों से कनेक्ट करते हुए अपने हाथों को वो मसल रहा था। वहीं वांग जी वो विंडो के पास जाके खड़ा हो गया था और वो कहता है, देखो मैंने पहले भी कहा है हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, तुम समझ रहे हो ना। विंग कहता है, मैं जानता हूँ हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आ, अब बाहर वाले लोगों को हम क्या कहें। तो वांगजी कहता है, कुछ नहीं, बस तुम सो जाओ, ठीक है ना। विंग कहता, ठीक है। इतना बोलकर जैसे ही विंग उठकर और दूसरी साइड जो जगह थी खाली वहां पे जाके वो लेटने ही वाला होता है कि वांगजी अचानक से आता है और विंग को अपनी बाहों में खींच लेता है और उसके फोरहेड पे हाथ फिराने लगता है। विंग इस सडन एक्शन से बहुत ज्यादा घबरा गया था। तो कहता, ये आप क्या 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 कर रहे हैं। हाँ, वांग जी धीरे से उसके कान की तरफ झुक जाता और कहता है, प्लीज कॉपरेट करो, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। विंग कहता है, कॉपरेट करो। वांग जी कहता है, यस। फिर कहता है, ठीक है मैं करता हूँ। फिर वो कहता है, लांजा ये क्या कर रहे हो तुम। वांग जी उसके मुंह से लांजान सुनकर अचानक से शॉक हो गया था और वो विंग को घूर कर देख रहा होता है। वो एकदम से सरप्राइज कह सकते हैं कि सरप्राइज हो गया था और वो उसे घूर कर देखता है। वापस से विंग अपने एक उंगली से वांग जी के फोरहेड पे आ रहे बालों को हटाते हुए कहता है, लांजान तुम रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो। हाँ, आज हमारा वेडिंग डे है, तो क्या तुम मेरे साथ वो सब थिंग्स नहीं करने वाले हो। क्या तुम मुझे बेड में सेटिस्फाइड नहीं करने वाले हो, या फिर तुम्हारी शादी को इतने साल हो गए हैं कि तुम भूल गए हो कि एक दूसरे के साथ कैसे इंटीमेट हुआ जाता है। तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, है ना। वांगजी तब जाकर के अपनी सेंस में लौटा था। वो तो गुस्से से दांत पीस रहा होता है क्योंकि इसकी ये नॉनसेंस बातें हमारे सन्यासी और ब्रह्मचारी लाल वांगजी को गुरूर को तोड़ने का काम कर रही होती है। वो दांत पीसते हुए कहता है, व्हाट द हेल, मैंने बस कॉपरेट के लिए बोला था, ऑपरेट करने के लिए नहीं। विंग एक डबल स्मेक के साथ में उसके कंधे पे उसके नेक में अपने दोनों हैंड्स को रैप कर लेता है। उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, मुझे अपनी गोद में उठाओ ना। ऐसे कैसे कर सकते हो तुम, तुम्हारे सामने इतना प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा क्यूट सा तुम्हारा लवी डबी वाला हस्बैंड है जो तुमसे प्यार मांग रहा है। क्या तुम प्यार नहीं दे सकते। ऐसे एक बात कहूँ, आज फिर तुम पे प्यार आया है। और वो गाना गा रहा होता है। वांग जी उसके चेहरे की तो हवाइयां उड़ गई हुई थी और अपने मन में स्क्रीमिंग करते हुए कहता है, क्या ये पागल खाने से भाग के आया है, ये क्या बकवास कर रहा है। मैंने इसे कॉपरेट करने के लिए बोला था, ये फिर मेरे साथ ही ऑपरेट क्यों कर रहा है। वांग जी कहता है, यस बेबी कॉज से यस डैडी। विंग कहता, ओके यस डैडी, come on, please love me and what you want to do with me, please carry on। और इतना बोलकर वो और वांगजी से चिपक रहा होता है। और जब वांगजी को लगता है कि बाहर कोई जो शख्स था वो उनकी ये लबी डबी बातें सुन करके वहां से चला गया है, वो विंग को सीधे पीठ पर फेंक देता है। विंग कहता, आउच, ये क्या था। हाँ, तो वांगजी कहता है, मैंने तुम्हें बस ऑपरेट करने के लिए बोला था, ना कि तुम मेरे साथ ये सारी हरकतें करो, समझे तुम। नहीं कहता, हाँ, एक तो मैंने तुम्हारी हेल्प की, पर से तुम मुझे थैंक यू बोलने की जगह पे इस तरह से बेड पर फेंक दिए। सच में यू आर अ सीमलेस पर्सन, इसलिए तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर चली गई। इतना बोलकर विंग उठकर वॉशरूम चला जाता है। वही वांग जी जब ये सुनता है तो उसे बहुत तेज गुस्सा आया था कि ऐसे कैसे वो बोल सकता है। उसे बहुत बहुत बुरा लग रहा था। वो गुस्से में दांत पीसता हुआ अपने ही कमरे के एक सीक्रेट डोर को ओपन करता है क्योंकि विंग वॉशरूम चला गया था और उस कमरे में वो चला जाता है। अंदर आने के बाद वो एक लाइट को ऑन करता है। उस कमरे में विभूषण की तस्वीर भरी हुई थी, हंसता हुआ खेलता हुआ सब कुछ करता हुआ सब कुछ। और वो अपने कपड़ों को खोल देता है, कोट को खोल देता है, शर्ट को थोड़ा ढीला कर देता है और करने के बाद एक सोफा था वहां बैठ जाता है। कुछ वीडियो प्लेज थे
जो वूसियान के साथ में वांगजी ने वक्त बिताए थे उन सभी प्रोजेक्टर को चला देता है वो, जहाँ पे सीन हो रहा था कि वूसियान किस तरह से वांगजी को बता रहा था, वांगजी देखो ना, मैं मामा बनने वाला हूँ, क्या तुम हैप्पी नहीं हो, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। वो उन सभी मोमेंट्स को याद कर रहा था। किसी में वूसियान उसे कह रहा था आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, कि तुम मेरे लाइफ में आए मेरे हबी बन के। मुझे सच में तुमसे बहुत 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 ज्यादा प्यार है, और अगर मैं मर भी गया ना तो मुझे कोई गम नहीं होगा। भांगजी उस समय फ्रॉन लुक लिए उसको घूर रहा होता है। जब उसमें विंग उसको प्रपोजल दे रहा होता है तो किसी में वांगजी उसके लिए कुछ बना रहा होता है। बहुत अलग अलग तरह के प्रोजेक्टर थे और वांगजी बस उसको देखने में लगा हुआ था। वही दूसरी तरफ विंग फ्रेश होकर जब आता है तो देखता है कि कमरे में तो वो है ही नहीं। विंग कहता है व्हाट द हेल, हाँ, एक तो मुझे बेड पे धक्का दे दिया, ऊपर से ये खुद गायब हो गया। हाँ खैर मुझे क्या। इतना बोलकर विंग पहले विंडो के पास जाता है, कर्टन्स नहीं हटाता है क्योंकि अगर किसी ने देख लिया कि ये लोग अपना कार्यक्रम करने की जगह पे कुछ और ही कर रहे हैं तो भाई साहब सवालों की झड़ियां लग जाएंगी। इसी वजह से वो चुपचाप से कर्टन नहीं हटाता है और वहां से हल्का हल्का झांक कर बाहर देख रहा होता है, जहाँ पे गार्डन में डीजे बज रहा था और सभी यंग कपल डांस कर रहे थे, सभी ओल्ड कपल खाना खा रहे थे, किसी के हाथ में वाइन्स की ग्लास थी तो कोई एक दूसरे से बात कर रहे थे। युवान कुछ बच्चों के साथ में खेल रहा था। विंग कहता है आई मिस देम पार्टी, यार कम से कम मुझे थोड़ा देर और रहने देते, मैं भी पार्टी एंजॉय करता, यहाँ तो मैं बोर ही हो रहा हूँ। क्या करूँ, मैं किसी को फोन करके बोल भी नहीं सकता कि आज हमारा कुछ नहीं हो रहा बल्कि मेरा पोपट हो गया है। फिर कहता वेट अ मिनट, मैं क्या सोच रहा हूँ कि सच में वो इंसान मेरे साथ वो सब, यू नो 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 नो। इतना बोल करके वो कहता विंग सो जाओ, सो जाओ तुम, ठीक है ना, अच्छे बच्चे, गुड बॉय, सो जाओ। हरना ये तुम्हारा जो वाइल्ड थॉट है ना एक दिन तुम्हें लटका के मानेगा। इतना बोल करके विंग सो जाता है। अब हालांकि विंग को नींद तो नहीं आ रही थी, बहुत सारा मशक्कत करने के बाद, टॉस एंड टॉन करने के बाद वो फाइनली सो जाता है। रात के लगभग 8:30-9 बजे के आसपास विंग अचानक से कुछ साउंड सुनकर फटक से उठ के बैठ जाता है तो देखता है कि वांगजी एक सीक्रेट रूम से बाहर आ रहा था। जब विंग वांगजी को देखता है तो देखता ही रह जाता है क्योंकि वांगजी की आंखें सूजी हुई थी और वो फुला हुआ लग रहा था और बिल्कुल पांडा की तरह लग रहा था, मानो कि जैसे उसके बाल पूरे मेस्ड अप थे, उसके शर्ट्स के बटन खुले हुए थे और हाथों में कोट था। विंग उसे देखते हुए उसके पास आता है, उसके फोरहेड को चेक करता है, फिर उसके हाथ के पकड़कर उसकी जो नॉब्स थी उसे चेकआउट करता है, फिर उसके सीने पे हाथ रखकर उसे चेक करता है और कहता है ही क्या हुआ है तुम्हें, हाँ। वांगजी कहता है रिडिक्यूलस। इतना बोलकर वो चला जाने लगता है तो वांगजी उसके हैंड को पकड़ता हुए खींचता है कि वांगजी का इतना हैवी वेट था कि बेचारा विंग उसको लेकर सीधे बेड पे धड़ाम से गिर जाता है। अभी वांगजी विंग के ऊपर था और फिर से ऑकवर्ड सिचुएशन बन चुका था। विंग कहता वो मैं बस चेक कर रहा था, ये उड़ा हुआ मुर्गा बन के क्यों घूम रहे हो तुम, हाँ किसी ने तुम्हारा चीरहरण किया है क्या। वांगजी कहता है नॉनसेंस, और इतना बोलकर वो उठ जाता है। विंग कहता हद है भाई, मतलब मैं पूछ रहा हूँ और फिर तुम इस तरह से गुस्सा कर रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो क्यों, मैं बस जानना चाहता हूँ कि कहीं तुम्हारी तबीयत तो नहीं बिगड़ रहा है ना। वांगजी कहता है मैं सवाल लेने जा रहा हूँ, हाँ मेरे पीछे मत आ जाना। विंग कहता हाँ मैं आऊंगा, क्या करोगे तुम, हाँ। वांगजी उसको घूर कर देखता है और वॉशरूम चला जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद वो लॉन्ग शावर लेता है। अब जो कि एक बात कौन था, वो विंग ने वेयर कर लिया हुआ था तो उसमें बचा ही नहीं था और डबल तो उसने पेयर रखना भूल ही गया था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो वो थोड़ा सा डोर ओपन करके मुंडी निकाल के बाहर कहता है विंग क्या मुझे वो टॉवल पास करा दोगे, वो उस क्लोजेट में रखा हुआ है। विंग कहता ओ हाँ ठीक है। इतना बोलकर वो टॉवल लेके आ रहा होता है तो उसे कुछ मस्ती सूझता है, वो टॉवल पकड़ा देता है और फिर उस टॉवल को दूसरे किनारे से वो खुद पकड़ा हुआ था। वांगजी कहता है ये क्या बेहूदगी है। विंग कहता क्या क्या, मैं अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा टीज ही तो कर रहा हूँ, उस समय तुम बेवजह मेरे ऊपर चढ़े जा रहे थे और अभी मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी फुल नेकेड बॉडी को। वांगजी कहता है विंग बिहेव और अपने हद में रहो। विंग कहता व्हाट, यू आर माय हस्बैंड, ओह सॉरी, यू आर माय सुगर डैडी, है ना, तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। हाँ क्यों, डोर ओपन करो, मुझे देखना है। विंग बस उसको चिढ़ा रहा था क्योंकि उसे पता है कि वांगजी डोर ओपन नहीं करेगा और ना वांगजी ना टॉवल को खींच रहा था और ये खींच रहा था, विंग भी खींच रहा था और वांगजी भी खींच रहा था। तभी बाहर से आवाज आती है डैडी डैडा डैडा डैडा, और डोर पे नॉक होता है कि जैसे ही वांगजी का ध्यान उस तरफ जाता है विंग धड़ाम से, मतलब वो टॉवल के सहित खींचते हुए वांगजी को साथ गिर जाता है नीचे कारपेट पे और फिर से उन दोनों के बीच में ऑकवर्ड माहौल था।
वांगजी का पूरा गीला बॉडी विंग के ऊपर प्लेस हो रहा था और उसका कपड़ा पूरा गीला हो चुका था। वांगजी जब देखता है कि वो उसके ऊपर पूरा नेकेड है, वो फटाक से उठ के खड़ा हो जाता है। तो विंग बहुत जोर से चीखता है आ! और अपनी आंखें बंद कर लेता और कहता है मैंने मैंने कुछ नहीं दिखा, सच्ची मैंने कुछ नहीं दिखा, मैंने कुछ नहीं दिखा, मैंने कुछ भी नहीं दिखा, मैंने तुम्हारा ह्यूज से हार्ड कोक भी नहीं दिखा, आई रियली प्रॉमिस, मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे वो चिल्ला रहा है। तो वांगजी कहता है नॉनसेंस। फिर उसके हाथ से टॉवल जो नीचे रखा हुआ था ना, वो उठा करके वॉशरूम चला जाता है, टॉवल लपेट करके अच्छे से, और बाहर आता है, डोर ओपन करता है। तो जहाँ पे हिवान था, हिवान अपने डैडा को इस हालत में देखता है तो उसके गोद में चढ़ जाता है, कहता है डैडा आप अभी शावर ले रहे थे कि आप लोगों का हनीमून हो गया। बेचारा हमारा लान वांगजी, उसके कान लाल हो गए थे और गाल भी लाल हो गया था। वही विंग जो कि अपनी जगह पे नीचे अभी भी धराम से वो जो गिरा था वो बैठा था, वो उसी पोजीशन में बैठा था और हाफ कर रहा था और कहता है हे भगवान, मैंने ये क्या देख लिया, मेरी आंखों के सामने तो बस वही घूम रहा है। तो मैं युवान अंदर आता है तो विंग को इस तरह से बैठे हुए देखता है तो कहता है डैडा गगा को क्या हुआ है। वांग जी कहता है अपनी गगा से जाके खुद ही पूछ लो कि क्या हुआ है। फिर वो युवान को उतार देता है और वो खुद क्लोजेट में चला जाता है अपने लिए फॉर्मल कपड़े निकालने के लिए। उसके बाद वांग जी कपड़े पहन रहा होता है तो युवान उसके पास जाता है, उसके गोद में चढ़ के बैठ जाता है और उसके गालों को थपथपाते हुए कहता है गगा आप ठीक हो ना, आपका कैसा रहा हनीमून। बेचारा विंग कहता है बहुत ज्यादा बुरा हुआ विंग के साथ में। युवान हाँ, पता है तुम्हें विंग का पुअर हार्ट वो तो उछल रहा है बहुत ही तेजी के साथ, ऐसे लग रहा है जैसे एआई वाली कार रेसिंग हो रही है और मेरा हार्ट बीट जीतने वाला है। मेरा पुअर हार्ट। हिवान को विंग की गोल गोल बातें समझ में नहीं आ रही थी तो वो कहता है गगा आप क्या बोल रहे हो। हिवान कहता है गयो विंग तो गयो, विंग गयो, विंग का सब कुछ गयो। हिवान कहता है गगा। तो विंग कहता है हाँ हाँ। तो कहता है आप क्या बोल रहे हैं, आप कैसे बेकी बेकी बातें कर रहे हैं। विंग कहता है कुछ भी नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं आपको देखने आया था इसीलिए, बस और कुछ भी नहीं। आप लोगों का हनीमून हो गया। विंग कहता है हाँ हाँ समझो हो ही गया, मेरा काम तमाम। फिर वो उठता है युवान को लेकर के, तो देखता है जहाँ पे वांग जी कपड़े पहन रहा होता है तो उसे कहता है इतनी रात को प्रॉपर कपड़े पहनने की क्या जरूरत है। तो वांग जी कहता है मैं ऑफिस जा रहा हूँ, सभी लोग बाहर हैं तो मैं दूसरे रास्ते से चला जाऊंगा। विंग कहता है बट क्यों जाना है आपको, आप यहीं रहिए ना। इतना बोलना हुआ ही था कि वांग जी को कुछ एहसास होता है। वो दोबारा से विंग के पास आता है और उसके फोरहेड पर से बालों को हटाते हुए वापस से उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है बेबी तुम और बाबा तुम दोनों अपना ध्यान रखना, ठीक है ना। अब वांगजी जो ये कर रहा था विंग को रहा नहीं जा रहा था। वो कहता है क्या बात है। वांगजी चुप रहने का इशारा करता है। फिर जब वो देखता है कि वो चला गया तो वांगजी सबसे पहले डोर बंद करता है और कहता है सावधान रहना इससे। तो युवान कहता है किससे डरा। तो युवान को नहीं बताना था इसलिए वांगजी कहता है युवान क्या तुम अपनी गगा को आई मीन की मम्मा को कुछ स्वीट्स खाने के लिए नहीं दोगे। तो युवान कहता हाँ मैं अपने लिए जो चॉकलेट बचा के रखा था ना मैं वो लेके आता हूँ। इतना बोलकर युवान वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वांग जी विंग को बेड पे बैठाते हुए कहता है ये मेरी मुंह बोली बहन है, अंकल ने इसे गोद लिया है, कोई अंकल के पास कोई वारिस नहीं था ना और हम दोनों ही थे, इसीलिए उन्होंने उसे गोद लिया। अनाथ आश्रम में लिली उसे मिली थी पर हमें नहीं पता था कि वो ऐसी होगी। मुझे पूरी सच्चाई तो नहीं पता है लेकिन वो हमेशा मेरे ऊपर नजर रखती है और पता नहीं क्यों। तो विंग कहता है ऑब्वियस सी बात है वो तुम्हें लाइक करता होगा इसीलिए तो नजर रखे हुए है ना। हांगजी कहता है पर मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसे अपनी बहन मानता हूँ। तो विंग कहता है टेंशन ना लो हबी, मैं हूं ना, मेरे रहते हुए मेरे हस्बैंड के ऊपर कोई और डोरे डाले मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और विंग बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहा था तो वांगजी उसको देख रहा था और कहता है ऐसे हबी तो उस समय तुम जो वो सब कुछ कर रहे थे तो उसी की वजह से कर रहा था और अभी भी वही थी। तो कहता तो वांगजी कहता हूँ। विंग फिर क्या करता है अपने दोनों पैर के ना उसके थाई के ऊपर चढ़ा के रख देता है और फिर उसके करीब खसकते हुए चला जाता है और फिर उसके नेक में हाथ डालते हुए कहता है ओ ऐसा क्या,
तो मतलब हमें उसके सामने में लवी डवी वाला एक्ट करना होगा, लाइक ऐसे। और इतना बोल करके विंग ना वांगजी के चिक्स पे पिक किस कर लेता है। वांगजी बेचारा हमारा वापस से शॉकिंग स्टेज में पहुंच गया था। वो कुछ उसको बोलता या डांट लगा पाता उससे पहले ही युवान चॉकलेट लेके आ गया हुआ था। युवान से चॉकलेट लेकर के विंग खाने लगता है और वो दोनों बात करने लगते हैं। वांगजी नीचे चला आता है तो उसके अंकल अंदर आ रहे थे। तो वो कहता है वांग जी तुम अभी नीचे क्यों आ रहे, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तो वांग जी कहता है विंग को भूख लगी है अंकल, इसलिए मैं आ गया। कल कहते हैं ओके वांग जी तुम अपने कमरे में जाओ, हम खाना भिजवाते हैं। तो इवान कहता है मैं भी उन लोगों के साथ खाऊंगा, मुझे भी अपने डाडा के साथ ही खाना है। वो बहुत जिद कर रहा था तो वांग जी कहता है रहने दीजिए ना अंकल, वो भी हमारे साथ ही रहेगा। वांग जी कहता है अंकल कहते हैं ठीक है वांग जी तुम अपने कमरे में जाओ। इतना बोलकर वांग जी को जबरदस्ती कमरे में भेज देते हैं इवान के साथ। उसके बाद अंकल वापस से बाहर जाते हैं और खाना लेकर के वो किसी को भेजते हैं। अब अंकल ने क्या कारस्तानी की थी कि उस खाने में उन लोगों ने दवाई मिला दी थी, जिससे कि उन दोनों की की कह सकते हैं सेक्सुअल टाइम पीरियड, मतलब जो सेक्स करने वाले दवाई होते हैं ना, जो उत्तेजना करते हैं, वो वाले दवाई मिला दिए हुए थे। और वो खुद खाना लेकर के आए थे। उनके चेहरे पे एक बहुत बड़ी और ब्राइट वाली स्माइल थी। वो डोर नॉक करते हैं तो वांगजी डोर ओपन करता है। फिर वो खाना ले लेते हैं। अंकल कहते हैं दोनों साथ में खाना। और युवान भी वहीं खड़ा था तो युवान को कहते हैं युवान तुम ध्यान रखोगे कि खाना पूरा फिनिश होना चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। युवान थंब दिखा देता है और कहता है ओके दादू। उसके बाद वांग जी अंदर आता है, खाना ग्लास वाले टेबल पे ले जाके रख देता है और विंग को बोलता है कि तुम खा सकते हो। विंग को वैसे भी भूख लगी थी, वो उठ के आ जाता है। युवान भी आके बैठा हुआ था। तो वांग जी कहता है इवान तुम ये हैवी फूड खाओगे? वो कहता है मैं ये नहीं खाऊंगा पर मैं ये खा लेता हूँ। और उसमें ना कुछ फूड थे जो युवान के लिए भी लाए हुए थे अंकल ने। तो वो युवान अपना फूड खाने लगता है और इधर का फूड ये खा रहा होता है। तो विंग कहता है हबी क्या आपको नहीं खाना है? वांग जी कहता है नहीं मुझे नहीं खाना है। तो वो कहता है ओ तो कोई बात नहीं मैं ही खा लेता हूँ। इतना बोलकर वो खा रहा होता है तो वांग जी के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आ रही थी। तो युवान और विंग दोनों हंसने लगते हैं और हाई फाई करते हुए कहते हैं देखो किसी को भूख लगी है पर लगता नहीं है कि वो कोई खाएंगे, चलो कोई ना हम लोग ही खाते हैं। फिर से वांग जी के पेट से गुड़गुड़ आ रही थी। तो विंग प्लेट बढ़ाते हुए कहता है अब खा भी लो सुगर डैडी। और इतना बोलकर वो आंख मार देता है। विंग बेचारा ऐसा करता है तो वांग जी हमारा लाल टमाटर बन गया था। और वांग जी ना चाहते हुए भी वो खाना खाता है और विंग भी खा लेता है। उसके बाद विंग युवान को गोद में लेकर के आराम से ठोक पीट करके सुला देता है और वो खुद उसके बगल में जाकर सो जाता है। अब आधी रात को लगभग 12 साढ़े 12 के आसपास विंग को बहुत ज्यादा गर्मी फील हो रहा था। वो अपने शर्ट्स को खोलना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे खोल के हटा देता है। फिर वो एसी के टेम्परेचर को बढ़ाता है। वांगजी जो कि सोफा पे सोया हुआ था, वांगजी जब देखता है कि विंग अपने कपड़ों को खोल रहा है, एसी टेम्परेचर बढ़ाने के बावजूद भी विंग की बॉडी ना बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रही थी और वो अपने पैंट्स को भी उतार चुका था। उसके बाद वो बेड पर लेट जाता है। अब अभी ओनली फिर वो अंडर पैंट्स में था और फिर अपने बॉडी के ऊपर हाथ चलाते हुए वो बहुत जोर से मॉर्निंग की साउंड्स निकाल रहा था। उसकी वॉइस सुनकर की एक और तो विंग जब कपड़ा निकाल रहा था तो वांगजी को लगा शायद इसे गर्मी लग रही होगी, इसीलिए वो अपने कपड़े को उतार दिया। फिर वो लेट जाता है पर जब वांगजी देख सुनता है कि विंग मॉर्निंग साउंड्स निकाल रहा है, उसके तो कान खड़े हो गए थे भाई साहब। वो उठ के बैठ जाता है तो देखता है कि विंग अपनी बॉडी के ऊपर ना हाथ चला रहा है। उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है। वांगजी जब वो देखता है तो वांगजी की बॉडी भी अराउजेशन जैसी फील कर रही थी और वो कहता है ये क्या हो रहा है और मुझे इतनी ज्यादा गर्मी क्यों लग रही है। और वो भी अपने शर्ट को खोलना शुरू कर दिया हुआ था। वो खोल के बैठ जाता है और अभी भी अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन विंग अपने थाई के ऊपर, अपने हैंड के ऊपर, अपने टमी के ऊपर हाथ फिराए ही जा रहा था। वांगजी जब देखता है कि वो इस तरह से, मतलब एक तरह से सिड्यूस करना ही कह सकते हैं, वांगजी उसके पास आता और कहता है विंग क्या हुआ है तुम्हें? विंग कहता है मुझे नहीं पता पर मुझे मुझे चाहिए अभी अभी ऑन डिमांड, प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और फिर वांगजी के हैंड को लेकर के अपने बॉडी के ऊपर वो चलाना शुरू कर देता है। वांगजी कहता है ये क्या कर रहे हो तुम? वांगजी कहता है, विंग कहता है प्लीज अभी प्लीज 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 हेल्प मी, मुझे नहीं पता। फिर वो धीरे धीरे करके वांगजी के हैंड को अपने अंडरपैंट के अंदर ले जाने लगता है तो वांगजी अपना हाथ खींच लेता है। विंग उठ के बैठ जाता है और रोना शुरू कर देता और कहता है मुझे बहुत पेन हो रहा है, प्लीज मेरी हेल्प करो ना प्लीज। ऐसे भी तुम मेरे हस्बैंड हो, क्या तुम नहीं कर सकते हो? फिर मुझसे शादी क्यों की?
आज नहीं तो कल हमें अपने रिश्ते की शुरुआत करनी है ना। मैं जानता हूँ कि ये सिचुएशन सही नहीं है, पर मैं क्या करूँ? मुझे बहुत पेन हो रहा है। उसके बाद वो चिल्लाना शुरू मतलब चीखना शुरू कर देता है धीरे-धीरे ही। उसके बाद वो फिर वांग जी को धक्का दे देता है और खुद बेड के नीचे आ जाता है। फर्श पर वो लेटा हुआ था और अपने बॉडी को ना करवट बदल रहा था, कभी लेफ्ट साइड कभी राइट साइड, और अपने घुटनों से ना अपने पीठ को वो दबाने का ट्राई कर रहा था। फिर वो उठ के बैठ जाता है और अपने हाथ को अपने हाथ में लेकर के स्मैच करना शुरू कर देता है खुद ही, पैंट्स के अंदर ही। वांग जी कहता है, विंग ये क्या कर रहे हो तुम? विंग उसकी तरफ देख कर रोते हुए कहता है, जब मैं कह रहा हूँ कि मेरी हेल्प करो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? यू ब्लडी बुड्ढे अंकल कहीं के, निकलो यहाँ से। और वो ऐसे चिल्ला रहा होता है। वांग जी उसको देख करके उसके अंदर का भी बोल सकते हो हॉनीनेस वाला इंसान बाहर आ रहा था। वो दांत पीसते हुए वापस से जाकर के सोफा पे लेट जाता है और अपना मतलब वो ना बैक उसका विंग की तरफ था और वो मुंह करके लेटा हुआ था। पर विंग जिस तरह से अराउज जिस फील हो रहा था और वो जिस तरह से मॉर्निंग साउंड्स निकाल रहा था, भांजी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और विंग जो कि काम डाउन नहीं हो रहा था, वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया था। फिर वो उठता है और अभी भी वो दोनों होश में थे, क्योंकि ओनली पर उसके अंदर का जो लस्टी जानवर था वो बाहर आ रहा था, बाकी वो सभी होश में ही थे। वो उठ करके सीधे वांगजी के पास जाता है, उसको सीधा करता है और इसके ऊपर आ जाता है। वांगजी जब तक समझ पाता है वह उसको धक्का दे पाता। रिंग क्या क्या था कि उसके दोनों पैरों के बीच में अपना एक पैर डाला था, एक पैर बाहर था, और उसके ऊपर वो सीधे लेट जाता है और उसके नेक को पहले तो सक करता है, फिर उसके एडम एप्पल को चूसना शुरू कर देता है, जिससे वांग जी पूरा एकदम सख्ते में आ गया था और कहता, विंग ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ। विंग कहता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट आई वांट आउट नाउ, क्योंकि अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा। प्लीज मेरे दर्द को समझो, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मुझे रिलीज करना है, प्लीज हेल्प मी। इतना बोलकर वो दोबारा से वांगजी को एडम एप्पल को बाइट कर लेता है, फिर उसको चूसना शुरू कर देता है। वांगजी उसको हटाने का ट्राई कर रहा था, पर विंग था कि वो भी बड़ा ढीठ था। और वैसे भी विंग एक स्ट्रेट गाय था, उसने कभी सोचा नहीं था कि वो कभी नॉर्मली एक बॉय से शादी भी करेगा। इसी वजह से वो भी पूरा बराबरी कर पा रहा था विंग का। हालांकि यहाँ पे वी उसियन एक गे गाय था जिससे उसने शादी की थी और उसका बच्चा था, लेकिन यहाँ पे विंग एक स्ट्रेट गाय है, इसलिए वो पूरा बराबरी कर पा रहा था वांगजी के साथ में। फिर उसके दोनों हाथ को मतलब एक हाथ को अपने बैक की तरफ करता है और एक हाथ को अपने हाथ से पकड़ा हुआ था, और फिर पूरा फोर्सफुली उसके एडम एप्पल को सक कर रहा था, क्योंकि अभी तक उन दोनों ने किस करने के बारे में कुछ ऐसा सोचा नहीं था। फिर उसके ऊपर के ही बॉडी पार्ट्स को लीक करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से वांग जी वो ऑलरेडी अराउज तो फील कर ही रहा था। ये सब हरकत की वजह से वो पूरा सिड्यूस हो चुका था। वो सीधे विंग को फ्लिप ऑन करता और कहता है, यस तो तुम यही चाहते हो, हाँ, फिर बाद में रिग्रेट मत करना तुम। वांग जी की ऐसी बात सुनकर विंग कहता है, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारा एडवांटेज लूं, और मैं ये जानता हूँ कि तुम ये सब नहीं करना चाहते हो, पर प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज प्लीज प्लीज। और इतना बोल करके वो बैक कर रहा होता है। वांग जी उसको कहता है, मैं अभी भी नहीं करना चाहता हूँ। तो इतना बोलने के साथ ही वो उठ के जा रहा होता है वॉशरूम की तरफ, तो विंग फटाक से उठता है और वांग जी को बैक से हग कर लेता है। उसके अपर वाले बॉडी के ऊपर हाथ फिराते हुए कहता है, प्लीज आई बेग यू, प्लीज मेरी हेल्प करो प्लीज, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे मत, मेरे साथ फिजिकली इंटीमेट मत होना, पर अपने हैंड से प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कर दो प्लीज। वांगजी कहता, ठीक है लेट जाओ। इतना बोलकर वांगजी विंग लेट जाता है और वांगजी फिर एक हाथ से वो नीचे बैठा हुआ था, एक हाथ से विंग की बॉडी को टच कर रहा था और एक हाथ से उसके हार्ड कॉक को टेप को पकड़ा हुआ था और उसे सहला रहा होता है। और फिर देखते ही देखते फाइनली विंग ऑर्गेज्म तक था, क्योंकि वांगजी के सख्त हाथ जैसे उसकी बॉडी पे पड़ रहे थे। विंग की बॉडी बहुत गंदी वाली रिएक्ट कर रहा था, इस वजह से वो जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाता है। वांगजी अपने हैंड को बाहर निकालता और कहता है, आर यू सेटिस्फाइंग नाउ? विंग कहता है, थैंक यू थैंक यू वेरी मच हवी। और इतना बोलकर वो अपनी सांसों को नॉर्मल कर रहा होता है। वांग जी अंदर आता है, हाथ धोता है और एक हाथ दीवार पे कस के दे मारता है, क्योंकि वो ये सब करना नहीं चाहता है। उसके दिलो दिमाग में अभी भी बूसियान ही था और वो किसी और के साथ फिजिकल होने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, पर उसका हार्ड वर्क भी बहुत ज्यादा बेकअप हो चुका था। फिर वो अपने हैंड से ही उसे शांत कराता है। फिर वो सावर लेता है। सावर लेने के बाद भी वांगजी को मतलब वो जो अराउजेशन था वो कम नहीं हो रहा था, इसीलिए वो
थोड़ी देर तो और रहता, फिर भी कुछ नहीं, क्योंकि दवाई का असर तो खत्म हो ही नहीं रहा था। एक बार डिस्चार्ज होने के बावजूद भी उसका कुछ नहीं हो रहा था। वो फिर हार मानकर बाहर आ जाता और सोचता है कि वो जैसे तैसे करके बस सो जाएगा। वो आता है तो देखता है कि विंग सोफे पे सोया हुआ है। एक कवर्ड में क्लोजेट में से एक पतला सा कंबल निकाल करके फ्लडर टाइप से वो लाता है और उसके ऊपर उड़ा देता है। फिर वो युवान के बगल में जाकर लेट जाता है। अगले दिन सुबह हांगजी की नींद पहले खुल गई थी और वो विंग के कपड़ों को उठा करके लॉन्ड्री वाले बकेट में डाल चुका था और विंग को जैसे तैसे करके अपना एक शर्ट पहना दिया हुआ था, क्योंकि अगर वो सुबह उठेगा, अगर युवान ने उसे इस हालत में देख लिया तो बहुत ही अजीब लगता। फिर वो उठ करके रेडी वेडी हो करके नीचे आता है तो लैन सिचन कहते हैं, हांगजी तुम इतना सुबह सुबह? हांगजी कहता है, गग्गा मुझे ऑफिस जाना है, कल वाला काम पेंडिंग पड़ा है। तो मिंग्या आते हुए कहता है, व्हाट? पर कल ही तो तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हें 2-3 दिन रेस्ट करना चाहिए। हांगजी कहता है, गग्गा व्हाट? मेरी शादी हुई है? नई नई शादी नहीं हुई है। इतना बोल करके वांगजी बिना कुछ बोले अब बिना कुछ खाए पिए वहां से चला जाता है। मिंग्या कहता है, पता नहीं क्या ही होगा, अब हमें कुछ और ही करना होगा। सच कह रहा था युवान, इससे काम नहीं बनने वाला है। फिर वो लोग सभी चीजें प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद उन लोग को लग रहा था कि उन लोगों के बीच में कुछ हुआ नहीं होगा, तो मिंग्या को बोलते हैं कि तुम नाश्ता लेकर के जाओ और इनको दे देना और उठा देना। मिंग्या ऊपर आता है, रूम खोलता है तो देखता है युवान सोया हुआ है। फिर वो इधर उधर नजर दौड़ाता है तो उसे विंग भी दिख जाता है। वो उसको उठाने के लिए जैसे ही आने वाला होता है कि विंग वो कंबल में से अपना पैर बाहर निकालता है और ये देखकर मिंग्या शॉक और कहता है, ये क्या है? मतलब कि कल रात को उन दोनों के बीच में कुछ हुआ था, इस वजह से वांगजी गुस्सा है। फिर वो विंग को अच्छे से टक कर देता है, फिर उसको उठाते हुए कहता है, विंग तो तुम्हें कॉलेज जाना होगा ना, तुम्हें उठना होगा। विंग कॉलेज का नाम सुनकर फटाक से उठ जाता है और कहता है, सॉरी गोगा। फिर वो अपने आप को देखता है तो कंबल से ढक लेता है और कहता है, वैसे गुड मॉर्निंग। फिर इतना बोलकर मैंगो वहां से उल्टे पैर बाहर आ जाता है। वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहा होता है। तो लैन सिचन और अंकल दोनों बाहर ही थे। उसे परेशान देख करके सिचन कहते हैं, क्या हुआ है याओ? तो विंग तो याओ कहता है, फिर याओ कांपते हुए बोलता है कि मैंने देखा कि विंग विंग रात को कुछ हुआ था। तो अंकल हंस रहे थे। तो दोनों उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ लगता है दोनों ने अपना काम तमाम कर कि दवाई ने अपना काम तमाम कर दिया। तो वो दोनों एक साथ कहते हैं, हाँ। तो अंकल कहते, हाँ हाँ क्या? मैंने उन दोनों के खाने में कुछ दवाई मिला दी थी। हम अब जैसा कि तुम्हें पता ही वांग जी, उसे कभी भी अपना हस्बैंड स्वीकार नहीं करेगा, तो फिर मुझे तो कुछ करना ही था ना, बोलो। लैन सिचन अपने सर पे हाथ ले लेते कहते हैं, अगर इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है तो आप जानते हैं ना, इनके रिश्ते सुधरने की जगह पे बिगड़ जाएंगे। तो अंकल कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब सही होगा। वहीं दूसरी तरफ विंग अंगड़ाई लेते हुए उठता है, वॉशरूम चला जाता है, फ्रेश होकर आता है। विवान को सोया हुआ देखता है तो उसके पहले तो वो नहा वहा के अच्छे से रेडी हो जाता है। फिर वो युवान के पास आता है और उसे उठाते हुए कहता है, बाबा गुड मॉर्निंग। फिर युवान को भी अच्छे से ब्रश व्रश करा करके और उसको लेकर के नीचे आता है, जहाँ पे डाइनिंग एरिया में सभी लोग बैठे हुए थे और विंग बिल्कुल सही सलामत था। उसे देखकर सबको आश्चर्य हो रहा था कि मतलब उन्हें लग रहा था ना कि जैसे इन दिनों की रात में हॉट नाइट हुआ होगा, बट विंग एकदम बिल्कुल था और वो हंसते हुए आ रहा था। आने के साथ सबको ग्रीट करता है, गुड मॉर्निंग विश करता है और युवान को खाने के लिए ना जो खाना प्लेट में था वो परोस रहे थे, तो वो उसको पूछ रहा था कि क्या क्या खाना है। मिंगे और सिचन एक दूसरे को देख रहे थे और विंग को देख रहे थे। वही अंकल भी सकते में थे कि भाई दवाई ने काम किया या नहीं, ये ऐसे ठीक ठाक कैसे रह सकता है भला। फिर वो कहता है, अंकल क्या मेरे फेस पे कुछ लगा हुआ है? क्या कोई बात है? आप लोग पूछना चाह रहे हैं? आप लोग मुझे इस तरह से अजीब क्यों क्यों देख रहे हैं? हाँ। तो सभी लोग कहते हैं, कोई बात नहीं है, तुम खाओ। इतना बोल करके वो लोग खाने लगते हैं। अब उन लोग को समझ में आ ही नहीं रहा था कि आखिर मसला क्या है। ईवान कहता है, गगा आपके पास सोकर मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में। तो विंग कहता, और मुझे भी बाबा के पास सोकर के बहुत अच्छा लगा। फिर जाकर सब लोग को तो अपना मन माथा ना पीटने का मन कर रहा था, ये क्या हो रहा है। उसके बाद वैसे ही वो जब खा ही रहे थे तो लिली आकर के ज्वाइन करती है उन लोगों को। लिली सबको गुड मॉर्निंग विश करती है तो सभी लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तब जाकर के विंग ने फाइनली उसे देखा था। और जब लिली उसे देखती है तो
विंग के लिए लिली की आंखों में एक अजीब सी नफरत थी जो विंग नोटिस कर पा रहा था। वो ऐसे सर झुकाकर गुड मॉर्निंग बोलने ही वाला होता है कि लिली चेयर पुल करके बैठ जाती है। उसके बाद वो खुद ही खाना निकालकर खाने लगती है। तो अंकल कहते हैं, लिली तुमने क्या सोचा है? क्या तुम्हें कंपनी ज्वाइन करनी है या फिर तुम्हें फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना है? तो लिली बोल देती है, डैड मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे वांगजी काका के ऑफिस ज्वाइन करना है। क्या मुझे आप उनका ऑफिस ज्वाइन करा देंगे? हाँ। वांगजी का नाम सुनकर विंग को तो जैसे खून खौल गया था, क्योंकि वांगजी ने बताया था कि तुम मुझसे बच के रहना। वो कहता है, हाँ अच्छा, तो तुम्हें मेरे हस्बैंड के ऊपर डोले डाले हैं चुड़ैल, रुक जाओ मैं तुम्हें दिखाऊंगी। फिर वो चुपचाप खाना खा लेता है। खाना खा चुकने के बाद सभी लोग अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल गए थे और याओ भी जाने वाला होता है। तो विंग आते हुए कहता है, गगा वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर वांगजी क्या सुबह में, मुझे नहीं पता वो कब गया, मैं सो रहा था, तो क्या मैं उसके लिए दोपहर का खाना लेके जा सकता हूँ? मेंगा को आश्चर्य हो रहा था और उसे अच्छा भी लग रहा था क्योंकि ये काम बूसियान किया करता था। तो इसीलिए वो बोल देता है कि ये चीजें वांगजी को पसंद है। तो विंग हाँ में सर हिला देता है। इसके बाद वो खुद किचन में जा करके पहले युआन के लिए कुछ डिशेस बनाता है और फिर वांगजी के लिए बनाता है। सब खाना को पैक करता है और युआन को लेकर के ड्राइवर को बोल करके कार में बैठता है और वांगजी के ऑफिस निकल जाता है। वहां आने के साथ ही वो बोलता है कि वो उसका हस्बैंड है, क्योंकि युआन उसके साथ में था तो उसके लिए इजी था। वो उसके कैबिन तक ला करके छोड़ देता है और जो पीए से ये क्या बोलते हैं सेक्रेटरी था वो चला गया था। वो जब जा रहा होता है तो वो देखता है कि किस तरह से लिली एक लड़की के साथ फाइल लेके आ रही होती है। विंग को शरारत सोचता है, इसलिए वो जानबूझ करके युवान के साथ थोड़ा और इधर खसक के चलता है और उसको धक्का मार देता है। जो उसके हाथ में सारी फाइल थी वो सारे हवा में उड़ जाते हैं पेपर और नीचे गिर जाते हैं। वांगजी के चेहरे पे एक डेविल स्मिक था। विंग के चेहरे पे एक डेविल स्मिक था और वो लिली को घूर के देख रहा होता है। विंग जैसे ये करके खड़ा हो जाता है और कहता है, आई एम सो सॉरी, मैंने देखा नहीं। लिली तो उसमें चिल्लाने वाली थी। फिर जब वो देखती है कि विंग यहाँ है तो कहता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग जानबूझ करके टिफिन दिखाते हुए कहता, मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना लेके आया था, क्या मैं नहीं आ सकता था? लिली लिली का तो पूरा खून खौला हुआ था। वो दांत पीसते हुए चुपचाप से वापस से पेपर उठाना शुरू कर देती है और विंग कैबिन के अंदर चला आता है, वो भी बिना नॉक किए, जहाँ पे वांगजी अपने सेक्रेटरी को कुछ बोल रहा होता है। हिवान भागते हुए जाता है और उसके गोद में चढ़ जाता है और उससे बातें करना शुरू करता है, लेकिन वांगजी का पूरा फोकस विंग के ऊपर था। विंग ने अभी शॉर्ट शर्ट पहना था जिससे उसके नीचे ना बेली बटन शो हो रहे थे और कमर भी शो हो रही थी और वो बहुत ज्यादा सिडक्टिव लग रहा था। वांगजी की इंटेंस निगाहें उसके ऊपर ही टिकी हुई थी। उसका सेक्रेटरी जो उसके बगल में खड़ा था उसके मुंह से निकलता, ओ। जब वांगजी ये सुनता है तो वो घूर कर उसे देखता है। बेचारे सेक्रेटरी को अपने ऊपर ठंडी निगाहें फील होती है। वो वहां से फटाक से 9 10 11 होने के बारे में सोचता और कहता, सर आप इंजॉय कीजिए, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। इतना बोलकर वो बेचारा वहां से भाग लेता है। विंग वो टिफिन लाकर वहां रखता है और उसके बाद पहले तो ग्लास टेबल पे रख देता है। उसके बाद वो बड़ी स्टाइल से चलकर उसके पास आ रहा होता है और कहता है, माय डियर हवी, क्या आपको भूख नहीं लगी? मैंने सुना कि आपने मॉर्निंग में नाश्ता भी नहीं किया। इतनी क्या इमरजेंसी थी? कहीं यहाँ आकर मेरे एब्सेंस में किसी नारी के ऊपर आप अत्याचार तो नहीं करते हैं ना? आई मीन की डोरे वोरे डालने का काम तो नहीं करते हैं ना? हाँ। इतना बोल करके वो उसके हैंड को पकड़ता है। बेचारा हिवान भी उतर गया था और वो ही करके हंस रहा होता है। विंग के इस एक्शन से वांगजी के ऊपर फुल टू रिएक्शन हो रहा था। वांगजी ओनली फॉर उसकी बातों को शॉकिंगली सुन रहा होता है और उसके हैंड को पकड़कर ले आता है, उसे बिठाता है और विंग जानबूझ करके एक बटन को खोल लिया हुआ था तो उसके आगे का पार्ट भी दिख रहा था और वो झुक करके खाना निकालने लगता है जिससे उसके बैक भी दिख रहे थे और वांगजी ऐसे कर रहा होता है और विंग के चेहरे पे एक इविल स्माइल अपीयर हो गई थी। फिर वो युवान के लिए और वांगजी के लिए खाना लगाता है। फिर विंग युवान को खिला रहा होता है और वांगजी उसको घूर के देख रहा होता है। तो विंग फिर उसकी प्लेट में से कुछ बाइट्स लेता है और चम्मच से उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, माय डियर हवी, क्या आपको खाना नहीं है? वांगजी सीधे मुंह खोल देता है और उसके मुंह में वो निवाला गया। फिर उसे याद आता है, ओ मैंने इसके हाथ से खा लिया। फिर वो चुपचाप से कहता है, मैं खुद खा लूंगा। इतना बोलकर वो जैसे ही खाने को होता है तो विंग कहता है,
चुपचाप से मेरे हाथ से खाओ वरना मैं तुम्हारे गोद में चढ़कर तुम्हें खिला दूंगा। तुम्हें क्या लगता है, बाहर देखो लिली हमें देख रही है। वांगजी जब नोटिस करता है तो सच में, और वो रहते हैं ना कॉटन व्हाइट व्हाइट वाले जिससे छेद रहता है तो बाहर से दिखती है चीजें, तो लिली ना इन दोनों को ही लबी डबी होते हुए देख रही थी और बाहर चल के कोयला हुए जा रही थी। विंग कहता है देख लिया ना माय डियर हवी। उसके बाद विंग उसको खिला रहा होता है और इवान को भी खिला रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ लिली यह जब देखती है तो वो गुस्से में चीखते हुए कहती है, जिस तरह से मैंने धीरे धीरे बोसियान गगो को मार डाला था उसी तरह से मैं तुम्हें भी अपने रास्ते से हटा दूंगी। उसके बाद फाइनली लान और गंगा मेरे होंगे। और इतना बोलकर वो पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। लिली वहां से जा चुकी थी, ये बात विंग को पता था, पर फिर भी पता नहीं क्यों उसे अजीब सा खुशी मिल रहा था ये करके। तो वो वांगजी को खिलाता है और युवान को भी। जब दोनों का खाना हो जाता है तो विंग ना उठ कर आता है और सभी चीजों को पैक कर रहा होता है, जिससे ना बैक की तरफ से ना उसके दिख रहे थे कमर। वांगजी बार बार उसकी नजर ना वहीं जा रही होती है। तो विंग जब सब कुछ पैक कर लेता है तो युवान के पास आते हुए कहता है, युवान अब हमें चलना चाहिए, डैड ने खाना खा लिया है। युवान कहता है सही है चलिए चलते हैं। इतना बोलकर जब वो जा रहे होते हैं तो जाते जाते युवान कहता है, डैड रात को हमारे लिए आइसक्रीम लाना मत भूलिएगा, ठीक है ना। तो विंग कहता है, और मेरे लिए एक एक्स्ट्रा साइज स्ट्रॉबेरी, और तुम समझ रहे हो ना इसके आगे क्या। हाँ वो भी तुम्हारे परफेक्ट साइज का होना चाहिए। और इतना बोलकर वो आंख मार देता है वांगजी को और वहां से चला जाता है। बेचारे भाई साहब, हमारा लान वांगजी पूरा लाल टमाटर हो गया था और वो कहता है, ये क्या था, इसने क्या बोला मुझे लाने के लिए, कंडोम, ओ माय गॉड। और फिर वो अपने दोनों हाथ से ना अपने फेस को ना हवा कर रहा था क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गर्मी फील हो रही थी। इसके बाद विंग घर आ जाता है। वो बहुत ज्यादा खुश था। रात के टाइम पे वांगजी सच में आइसक्रीम लेकर के आया हुआ था लेकिन कॉन्डोम नहीं लाया था। विंग सब कुछ खा रहे थे, सभी लोग बातें बातें कर रहे थे। तो लिली आते हुए कहती है, वैसे गगा आप डॉक्टरी फील्ड से है ना, तो आप क्या कर रहे हैं। तो वांगजी विंग बोल देता है कि मैं एक न्यूरोसर्जन बनना चाहता हूँ और मैं उसी पे पढ़ाई भी कर रहा हूँ, शायद से मैं बन भी जाऊं जब मेरा फाइनल एग्जाम खत्म हो जाए, और मैं प्रैक्टिस करने के बारे में सोच रहा हूँ। तो लिली कहती ठीक है गगा। और उसके बाद वो चुप हो जाती है। ऐसे करते हुए ना कुछ दिन बीत गए थे। विंग ना जानबूझ करके लिली के सामने में वांगजी को टीच करता, परेशान करता, उसके करीब जाने की कोशिश करता, उसे खिलाने पिलाने की कोशिश करता, उसके साथ मतलब वो सभी थिंग्स करने का ट्राई करता। लेकिन वांगजी ने अभी तक विंग को अपना हस्बैंड स्वीकार नहीं किया था। वो सभी चीजें करने दे रहा था ओनली फॉर लिली को बताने के लिए, लेकिन उसने माना नहीं था। इवन उन दोनों के बीच में अभी तक किसी सीन्स भी नहीं बने थे। और उस रात जो कि वांगजी ने उसे हैंड से सेटिस्फाइड कराया था, उसके बाद वांगजी ने उसे कभी टच भी नहीं किया था। अब विंग लिटरली ये सब एक्टिंग करते करते ना, अब उनकी शादी के पूरे 1.5 महीने हो चुके थे और ये सभी चीजें एक्टिंग करते करते ना कहीं वांगजी को एडमायर करने लगा था और उसे लेकर के एक वाइल्ड थॉट भी रखने लगा था। इसी वजह से वो सोचता है कि वो सच्चाई का पता लगाएगा कि आखिर वुशियान गगा के साथ में क्या हुआ, और इतनी आसानी से इतने बड़े घर में किसी की मौत तो नहीं हो सकती है ना। इसी वजह से वो कहता है कि वो हॉस्पिटल ज्वाइन करेगा क्योंकि कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना होगा ना। तो अगले दिन सुबह वो फ्रेश होता है, नहा धोकर डाइनिंग एरिया में आता है और वो अंकल को बोलता है कि उसे हॉस्पिटल ज्वाइन करना है। अंकल भी मान जाते हैं। नाश्ता करने के बाद बोसियान युवान को लेकर के स्कूल ड्रॉप करने विंग युवान को लेकर के स्कूल ड्रॉप करने के लिए बाहर आता है। तो वांगजी भी अपना बैकपैक लेकर के ऑफिस जा रहा होता है। तो वो कहता है कि मैं तुम दोनों को छोड़ देता हूँ। इतना बोल करके वो दोनों बैठ जाते हैं। तीनों बातें करते हुए हॉस्पिटल, पहले तो युवान को स्कूल छोड़ देते हैं, उसके बाद अब विंग और वांगजी बचे हुए थे। वो जैसे ही हॉस्पिटल के बाहर ला करके छोड़ता है तो विंग उतर के जा रहा होता है। फिर उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है तो वो रुक जाता है और वांगजी को ना अपनी 2 पपी आइज के साथ में देखते हुए कहता है, हवी मैं क्या जा रहा हूँ तो क्या तुम मुझे मिस करोगे। विंग की ये नॉनसेंस बातें सुनकर वांगजी कहता है, रिडिक्युलस, कुछ भी मतलब, मैं क्यों तुम्हें मिस करूंगा। हाँ, वांगजी की ऐसी रूड बातें सुनकर विंग को बुरा तो लग रहा था, फिर भी एक फेक स्माइल लेते हुए कहता, ओ कोई नहीं, तो क्या मैं हॉस्पिटल में किसी और को पटा सकता हूँ, आई मीन की एज अ पार्ट टाइम। अगर तुम मुझे भाव ही नहीं दे रहे हो तो फिर मैं किसी के साथ ना। और फिर वो अपनी दोनों उंगली को एक दूसरे से पोक करते हुए कह रहा था। वांगजी के हाथ ना स्टीयरिंग व्हील के ऊपर कस गए थे और विंग ये नोटिस कर पा रहा था। फिर वो आगे कंटिन्यू करते हुए, मैं ये बात ना
घर में, आई प्रॉमिस, और अपने 3 उंगली को ऊपर करते हुए कहता है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, और आप चाहे तो आप ऑफिस में भी अपने लिए किसी कॉल को सेलेक्ट कर सकते हैं ना। इतना बोलकर विंग ना सीट बेल्ट खोलकर निकल के भाग जाता है। उसके जाने के बाद ही ना भांगजी एक हाथ मारता है, जिससे ना उसकी गाड़ी पी 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 करने लगती है, क्योंकि वो ऐसा मारा था तो हॉर्न बजने लगे थे। विंग को हंसी आ रहा था और वो चला गया था अंदर। वांगजी कहता है, व्हाट द हेल, वो शादीशुदा होकर के किसी और के साथ हुकअप करने के बारे में कैसे सोच सकता है। विंग, हल्किन माय हैंड, ऐसा बोल करके वो दांत पीसते हुए ऑफिस के लिए चला गया था। ऑफिस आने के बाद ना लिली उसके लिए कॉफी बना के लाई हुई थी, और वो कॉफी ना वांगजी की तरफ सरकाते हुए कहती है, काका आप ये कॉफी पी लीजिए, फिर हमें क्लाइंट के साथ मीटिंग करने के लिए जाना होगा। इस प्रोजेक्ट पे मैं भी काम कर रही हूँ, तो साथ में चल सकते हैं। हमारा लान वांगी वो कॉफी पी लेता है और फिर वो लिली के साथ मीटिंग अटेंड करने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद मतलब वो चला जाता है वहां पे। वहीं दूसरी तरफ विंग हॉस्पिटल तो आ गया था। वो सबसे पहले आता है तो ज्वाइन करता है और अपना रिपोर्ट देता है। उसके बाद 1-2 पेशेंट को चेकआउट करता है। अब जो कि उसे डाटा रूम में जाना था, इसीलिए वो किसी को पकड़ता है। तो वहाँ पे नी हिसैंग काम कर रहा होता है। नी हिसैंग जो कि बहुत ही फनी बंदा था, तो वांग जी को विंग को उसका नेचर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, इसलिए वो उसे कहता है, क्या मेरा काम करोगे तुम, तो मैं तुम्हें अपने टीम में रख सकता हूँ, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। फिर विंग अपने हस्बैंड का नाम बताता है और कहता है कि ये हॉस्पिटल उसी का है। अब नी हुसैन को तो जरूरत थी जॉब की, इसलिए वो मान गया। वो डाटा रूम में जा करके बुसियान का फाइल लेकर के आता है। तो नी हुसैन पूछता भी है कि ये तो आपके हस्बैंड के पहले वाले हस्बैंड है, तो आप क्या इस पे फिर से कुछ करने वाले हैं। वो कहता है, हाँ बहुत चीजें मुझे जाननी है। तो नी हुसैन कहता है, मुझे भी बहुत अजीब लगा था जब मुझे पता चला था कि उन्हें ना सर्वाइकल कैंसर हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कि उनकी शादी को अभी बस 2-3 साल ही हुए थे और उसके बाद बेबी हुआ था उनका, और उनका किसी और के साथ अफेयर भी नहीं था, और इतनी जल्दी ऑर्गन्स खराब नहीं होते हैं। नॉर्मली 3 साल में तो किसी को सर्वाइकल कैंसर नहीं होता है, जहां तक मुझे पता है। तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि अचानक से उनके पूरे बॉडी ऑर्गन्स नीचे का काम करना क्यों बंद कर दिया था, और फिर अचानक से उनकी डेथ हो गई, और साथ में उनके बॉडी से कुछ पता भी नहीं चला। तो विंग कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि उनके बॉडी में कुछ ऐसे ड्रग्स मिले हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। नीसंग चुप हो जाता और कहता है, मुझे नहीं पता, बट लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि ये बहुत ही अजीब तरह का केस था। विंग कहता है, कोई बात नहीं, मैं पता लगा लूंगा। फिर विंग उस सभी फाइल्स को अच्छे से चेक करता है, स्टडी करता है और कहता है, तो मिल गया 0.5 mg। मतलब ये ऐसा ड्रग्स है कि अगर बॉडी में डालो तो ब्लड के साथ मिल जाता है, और जिसका कोई रेशियो पता ही नहीं चलता है, और ये धीरे धीरे करके बॉडी ऑर्गन्स को खत्म करना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि किडनी या फिर आंत या फिर नीचे का ओवरी वाला पार्ट, और जिससे जो ज्यादा इफेक्टिव होता है वो खराब हो जाते हैं। तो ये बात थी, मतलब कि इतने बड़े आर्टिस्ट को इन लोगों ने जानबूझ के मार दिया या फिर किसी एक ने। और विंग के मन में ना बहुत सारे सवाल थे। फिर वो कहा कि अब उन्हें उसके ऊपर रिसर्च करना है, तो बीच बीच में वो पेशेंट के ऊपर भी ध्यान देता था और प्रैक्टिस भी किया करता था। और वो इंटरनेट से वीवसियान के बारे में बहुत सी चीजें पता लगा ली थी। वीवसियान कॉलेज के टाइम से ही बहुत ही टैलेंटेड था, उसे आर्ट के क्षेत्र में अपना नाम कमाना था, और वो जापान जाकर के सीख के भी आया था ऑयल पेंटिंग करना। वो बहुत ज्यादा बेहतरीन आर्टिस्ट था। एक दिन उसके एग्जीबिशन में, बहुत सारे एग्जीबिशन जो हुए थे वहां पे, उसकी एक बहुत ही उम्दा तरह की पेंटिंग का प्रदर्शन हुआ था, जहाँ पे एक इंसान लेटा हुआ था और बुसियान ने बाल्टी बाल्टी उछल करके एक खूबसूरत सा 2 लोगों को एक साथ इंटीमेट होते हुए, वो भी छुपे हुए तरीके से सीन बनाया था, जिसे देखकर लोग मंत्र मुग्ध हो गए थे, और वो पेंटिंग्स मिलियंस से ऊपर में बिकी थी। ये सारी चीजें को वो इकट्ठा करते हुए कहता है, इतने बड़े फेमस इंसान को इतनी दर्दनाक मौत, वो भी इस तरीके से, उसे यकीन नहीं हो रहा था। ऐसे करते हुए कुछ दिन बीत गए थे और ये सारी चीजें इकट्ठा करते हुए, और विंग ना बीच बीच में वांगजी को टीच करने का ट्राई करता था, उसे अपने करीब लाने का ट्राई करता था, सब कुछ करता था, लेकिन वांगजी उसे भाव ही नहीं देता था। आज ऐसे करते हुए ना विंग स्टडी टेबल पे बैठ करके और वो सभी चीजों को ना नोट डाउन कर रहा था। ग्लास टेबल पे बैठ करके सब कुछ नोट डाउन कर रहा था और एक एक चीज को जोड़ने का ट्राई कर रहा था। 3 साल में अचानक से ऐसा क्या हुआ होगा। हम
और वो जब कर रहा होता है ना तो अचानक से उसकी नज़र बुक शेल्फ पे जाती है, क्योंकि उसने देखा था कि उस दिन वांगजी उसी बुक शेल्फ से बाहर आया था। वो उस फाइल को बंद कर देता है और उठ के वहां जाने लगता है और कहता है यहाँ से डोर कहाँ से ओपन होता है, और वो एक एक बुक को खोल के देख रहा होता है। तभी अचानक से एक बुक के निकालते ही वो डोर ओपन हो जाता है। अरविंद कहता है ये डोर ओपन हो गया, क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? और इतना बोल करके विंग क्यूरियोसिटी किल द कैट वो अंदर चला आता है। वो अंदर आता है तो किसी चीज से टकरा जाता है। फिर वो जल्दी जल्दी अपना फोन निकालता है, टॉर्च जलाता है और लाइट को ढूंढता है। लाइट ऑन करते ही उसकी आंखें फट के बाहर आ गई थी। उस कमरे में ओनली फॉर बुसियान की पिक्चर्स थी। पूरा कमरा बुसियान के पिक्चर से भरा हुआ था। हंसता हुआ, बैठा हुआ, कॉफी पीता हुआ, टी शर्ट में, नाइट टी शर्ट में, टोपी पहना हुआ, मफलर पहना हुआ, बर्फ के साथ खेलता हुआ, पेंटिंग बनाता हुआ, हर तरह का पिक्चर था। वहां पे कुछ प्रोजेक्टर थे। विंग एक एक करके उन सभी प्रोजेक्टर को देख रहा होता है और वो बहुत ज्यादा सैंटी हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और उसे बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा था। वो देखता है कि एक टेबल के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है। उस बॉक्स में एक पेंडेंट था और वो पेंडेंट था वांगजी ने विंग को गिफ्ट दिया था, जो कि उसने देखा था कि वुसियान के गले में वो पेंडेंट था। एक तरफ वांगजी का पिक्चर था तो एक तरफ वुसियान का पिक्चर था। वो जब ये चेक कर ही रहा होता है कि वो तो बाहर से दरवाजा बंद करना भूल गया था। शाम हो चुकी थी, आमीन की रात हो चुका था और वांगजी घर आ चुका था। जैसे ही वो घर के अंदर अपने रूम के अंदर इन करता है तो देखता है कि सिगरेट रूम खुला हुआ है। वांगजी को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो जानने के लिए उस रूम में आता है कि वो देखता है कि विंग के हाथ में एक लॉकेट है। वांगजी जल्दी से आता है, उस लॉकेट को उस बॉक्स में रख देता है, विंग को खींच कर बाहर लाता है, फिर उस डोर को बंद करता है और विंग को एक थप्पड़ खींच के लगा देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस रूम में जाकर के मेरे सभी थिंग्स को छूने की? हाँ, मैंने तुम्हें हस्बैंड होने का हक दिया, तुम मेरे साथ जो करते हो वो सब कुछ मैंने करने दिया, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी रिश्ता या कोई भी बॉन्ड बनेगा। भूल जाओ, क्योंकि जीते जी तो मैं तुम्हें अपना नहीं बनाने वाला। मैं बोसियान से प्यार करता था, करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। तुम्हारी कोई जगह नहीं है मेरी लाइफ में, इसीलिए मेरी चीजों से दूर रहो और मुझसे दूर रहो। तुम्हें बस नाम का रिश्ता मिला है जो उसे तुम्हें संभालना है, कुछ भी नहीं। और इतना बोल करके उसे बहुत खरी खोटी सुना रहा होता है। विंग जिसको बहुत तेज गुस्सा तो आ रहा होता है और वो कुछ बोलने ही वाला होता है, तब तक वांग जी वापस से अपने कोट को उठा करके नीचे चला जाता है और गुस्से के मारे स्टडी रूम में चला जाता है। विंग को भी बहुत तेज गुस्सा आता है और वो एक लात मारता है पलंग पे और कहता है मैं तो इनके बारे में ही सोच रहा था और इनके बारे में सोचकर ही ये सभी थिंग्स कर रहा था, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि ये इतनी जल्दी हार मान जाएंगे। इतना बोल करके वो कहता है मुझे भी यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है, हाँ मैं भी चाह रहा हूँ। इतना बोलकर वो जल्दी से अपना सारा सामान पैक करता है। उस समय ना सभी लोग अपने अपने काम में लगे थे, तो ओनली फॉर एक दो सर्वेंट्स ही थे जो वो भी अपने काम में बिजी थे। विंग अपना सारा सामान पैक करके नीचे आ रहा होता है तो एक सर्वेंट बोलता भी है कि सर आप कहीं जा रहे हैं? विंग गुस्से में तमतमाते हुए घर से बाहर चला जाता है और ड्राइवर को बोल देता है कि उसे घर जाना है। वो सीधे जियांग हाउस के लिए चला आया था। जियांग हाउस आते ही डोर ओपन कर नॉक करता है तो जांगयू डोर ओपन करती है। जब जांगयू विंग को बैग के साथ देखती है तो उसे बहुत शॉक लग रहा था। तो कहता विंग ये क्या है बाबा? विंग सीधे मॉम के गले लग जाता है और रोते हुए कहता है मॉम मुझे उस घर में वापस नहीं जाना, मुझे नहीं जाना वहां मॉम। इतना बोल करके वो अंदर आ जाता है और आ करके अपनी मॉम के गोद में सिर रख के सो जाता है। उसकी मॉम उससे बहुत कुछ पूछने का ट्राई करती है, लेकिन विंग एक ही जवाब देता है प्लीज मॉम मुझे सोना है, मुझे अब नहीं होता, मुझसे और नहीं होता मॉम, मैं अब नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो रहा है। इतना बोलते बोलते विंग सो गया था। जांग चेंग जब और उसके डैड जब घर आते हैं और विंग को यहाँ ऐसी इस हालत में देखते हैं तो वो बहुत कुछ पूछना चाह रहे थे, लेकिन जैंगयू मना कर देती है। जांग चेंग विंग को उठा करके उसके रूम में ला करके रख देता है और सुबह होने का वेट करता है। विंग जो कि बहुत ही ज्यादा थका हुआ था और गुस्से में था तो वो सो चुका था। अगले दिन सुबह जब उसकी नींद खुलती है वो अपना फोन चेक करता है। उसके फोन पर वांगजी ने कॉल तक नहीं किया हुआ था। उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था कि क्या वो मुझे मना नहीं सकता? क्या उसे नहीं लगता कि उसने कल मुझे बहुत ज्यादा डांट दिया तो उसे सॉरी बोलना चाहिए? क्या वो मुझे एक कॉल या मैसेज तक नहीं कर सकता? फिर विंग अपने आप से ही बातें करते हुए कहता है मैं किससे उम्मीद कर रहा हूँ? वो कैसे करेगा भला? वो क्यों करेगा भला? वो क्यों करेगा? हाँ क्यों करेगा? इतना बोल करके वो अनमने मन से उठकर वॉशरूम चला जाता है।
अब वहीं दूसरी तरफ रात को जब डाइनिंग एरिया में सभी लोग खाने के लिए आ गए थे और विंग नहीं आया था, तो सभी लोग वांग जी से पूछते हैं कि विंग कहाँ है। वांग जी को खुद पता नहीं था कि विंग कहाँ है। तो एक सर्वेंट बोल देता है कि उन्होंने देखा कि विंग सर एक सूटकेस के साथ इस घर से बाहर चले गए। अंकल को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, तो वो वांग जी पर चिल्लाते हुए कहते हैं, वांग जी, क्या तुम इस रिश्ते को भी बिगाड़ना चाहते हो? क्या तुम नहीं चाहते कि विंग इस घर में रहे? हाँ। वांग जी सीधे सीधे मना करते हुए कह देता है, अंकल मुझे उसे डिवोर्स चाहिए, मुझे उसके साथ नहीं रहना है। सभी लोगों के पैरों तले तो जमीन खिसक गई थी और वो उठ के वहां से चला गया था। उसके जाते ही युवान रोना शुरू कर देता और कहता है, क्या गगा हम सबको छोड़ के चले जाएंगे? क्या हम गगा के साथ नहीं लाने वाले हैं? क्या गगा हमारे घर में नहीं रहेंगे? उसके इतने सारे सवाल थे जो विंग वांगजी के कानों में जा रहा था युवान का बात, लेकिन वो बहुत तेज गुस्सा में था और वो अपने रूम में आ जाता है और उसे सीक्रेट रूम में चला जाता है। फिर से वो प्रोजेक्टर सब लगा करके वो सब देखना स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ लिली, जो कि बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी कि चलो एक बला तो टली, हाँ अब वो आसानी से उसे मार सकती है ताकि वो दोबारा यहाँ आए ही ना, उसके दिमाग में ये चल रहा होता है और वो एक इविल स्माइल पास कर रही होती है। वही अगले दिन सुबह ह्यूइंग पूरा मुंह फुला करके बैठा हुआ था कि वो खड़ूस इंसान उसे एक मैसेज तक नहीं करता है। तो वो उसे देखने के लिए सोचता है और कहता है कि वो उसे बस देखेगा दूर से और वापस चलाएगा। इसलिए वो जल्दी जल्दी रेडी होता है क्योंकि उसे पता है कि 9 बजे तक वांगजी ऑफिस चला आता है और वो बाहर जाने को होता है। तो जांगचंग उससे कहता है, कहाँ जा रहे हो? उसे देखने के लिए विंग रुक जाता है और कहता है, तुम वो। जांगचंग कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि तुमसे रहा नहीं जा रहा है, यही ना? कोई ना, चलो चलो हम भी चलते हैं। इतना बोलकर जांगचंग उसको लेकर के आता है और वो दोनों कार में वेट कर रहे होते हैं। जब वांगजी ऑफिस आता है तो उतर कर जब जा रहा होता है, उसका ऑरा, उसका लुक, उसका वो एलिगेंस देख करके विंग बस उसे देख रहा होता है और उसके चेहरे पे स्माइल आ गई हुई थी। जांगचंग ये सब कुछ नोटिस कर रहा होता है और कहता है, बुद्धू कहीं का, जब पता है कि प्यार हो गया है और जब एडमायर करता है तो बता क्यों नहीं देता? विंग मुंह बनाते हुए कहता, कौन? मैं नहीं करता कुछ भी ऐसा, मैं तो बस। तो जांगची कहता, हाँ हाँ मुझे पता है, मैं तो बस देखने आया था। पर क्यों आया था, बताओ मुझे, क्या हुआ है? तो जियांगचेंग सारी बातें बता देता है और वो ये भी बता देता है कि बुसियान कागा की मौत ना नॉर्मल नहीं लग रही है। उनके साथ ना ऐसा लग रहा था कि जैसे लंबे टाइम से कोई उसे ड्रग दे रहा है। तो वो कहता है, ड्रग? फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर वो वांगजी को जाते हुए देख रहे थे और कहते हैं, अगर बुसियान सर को दे सकते हैं तो वो वांगजी को भी तो दे ही रहा होगा ना, क्योंकि तुमने बताया था कि उन्हें पैनिक अटैक आते हैं। तो मतलब विंग और जियांगचिंग दोनों बात कर रहे होते थे, कहते मतलब कि उन्हें जानबूझकर ये दिया जा रहा है। और इतना बोलकर विंग कहता है, मैं उन्हें बताने जा रहा हूँ। तो जियांगचिंग कहता है, तुम पागल हो गया है क्या? उन्हें बताएगा तो उन्हें शक नहीं हो जाएगा? आराम से तुम उन्हें बता देना बाद में, ठीक है ना? अभी चल। इतना बोल करके जियांगचिंग उसे उसके हॉस्पिटल के बाहर छोड़ देता है और चला जाता है। जब विंग अंदर आ रहा होता है तो वो लिली को देखता है, जो लिली एक ऑर्थोपेड डिपार्टमेंट में जा रही थी। वो उस तरफ जा रही होती है तो देखती है कि लिली ना किसी बूढ़ी औरत से मिल रही है, जिसे देखकर विंग चुपचाप से वहां से खड़ा होकर के देख रहा होता है। फिर वो देखती है कि वो वहां से दूसरे डिपार्टमेंट में गई है और वो डॉक्टर के कैबिन में था। वो डॉक्टर एक पैकेट निकाल करके उसे देता है और लिली उसे लेकर के अपने बैग में रख लेती है और वहां से वो निकल जाती है। तो विंग ना दूसरे वार्ड में घुस गया था तब तक और वो वहां से उसको जाते हुए बस देख रहा होता है। वो कहता है, ये क्या था? हाँ। फिर वो जब देखता है तो कहता है कि ये तो दवाई, मतलब कि ये सब पहले से प्री प्लान था। और उसे शक नहीं, यकीन हो गया कि ये सबके पीछे लिली का ही हाथ है। तो वो उसके बाद वो अपना सारा काम करता है, सब कुछ करता है। जब वो रात को सब कुछ खत्म करके जा रहा होता है और घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसकी कार को रोक दिया जाता है और कुछ लोग कार के बाहर हॉकी स्टिक लेकर के खड़े थे। विंग जब ये देखता है तो ड्राइवर को बोलता है कार पीछे लेने के लिए, लेकिन पीछे भी कुछ लोग खड़े थे और वो सभी आकर के कार के शीशे को तोड़ देते हैं और विंग को जबरदस्ती उठा उठा करके ले आते हैं। विंग को ला करके एक चेयर पे बांध दिया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जांगचिंग को जब पता चलता है कि विंग अभी तक नहीं आया है क्योंकि रात ज्यादा हो गई थी ना, और वो खुद ढूंढने के लिए आता है तो देखता है कि उसकी कार हॉस्पिटल के कुछ दूर जाकर के बहुत बुरी तरीके से जर्जर हालत में पड़ी हुई है। डोर ओपन था, शीशे वगैरह टूटे हुए थे और छत का बोनेट भी टूटा हुआ था। वो कहता है, ये सब क्या हुआ? फिर वो सीसीटीवी फुटेज में देखता है तो 6-7 बंदे ना विंग को जबरदस्ती अगवा करके दूसरी कार में डाल देते हैं। जांगचिंग घबरा जाता है और वो कॉल लगाता है लैन मैंसन।
अंकल कॉल पिक करते हैं और सभी आनन फानन में वहां पहुंचते हैं। वो जब ये सब देखते हैं, उन्हें देखकर बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी। सभी पुलिस को सूचना देते हैं और सभी लोग विंग को ढूंढने में लग जाता है। युवान तो बहुत ज्यादा रो रहा होता है कि अचानक से गगौ के साथ क्या हो गया। एक तो वो हमें बिना बताए घर छोड़ के चले गए और आज 2 दिन होने को आया और वो घर नहीं लौटे हैं। अब उनके साथ ये सब क्या हो रहा है, और वो बहुत रो रहा होता है। मिंग्या भी बहुत ज्यादा चिंता में आ गया था और वांगजी को भी थोड़ा सा परेशानी हो गया था। वो सब टेंशन में आ गए थे। सभी लोग ढूंढने का ट्राई करते हैं पर उन्हें कोई क्लू नहीं मिल रहा था। वहीं दूसरी तरफ लगभग अब 3-4 घंटे बीत चुके थे। विंग को होश आ गया था। जब वो अपनी आंखें खोल के देखता है तो वो एक मिल में बंधा हुआ था। बहुत पुराना सा मिल था वो, बहुत ही पुराना। तभी उसे सैंडल की टक टक की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पे लिली उसे उसके पास आके बैठी हुई थी और एक इविल स्माइल दे रही होती है। रिंग उसे देखते हुए कहता है, तुमने जानबूझ के किया ना ये सब? हाँ, तुमने जानबूझ के किया ना, बताओ मुझे। तो लिली कहती है, हाँ मैंने जानबूझ के किया, क्योंकि मैं अर्गोगा से प्यार करती थी। पर अर्गोगा ने क्या किया, उस बूचैन से शादी कर लिया। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने उन्हें कॉन्फेस भी किया था कि मैं आपको पसंद करती हूँ, वैसे वे में नहीं, मैं किसी और तरीके से। पर उन्होंने कहा कि वो मेरी बहन है और बहन ही रहे। ऐसा थोड़ी होता है, मैं उनकी स्टेप बहन हूं ना, तो क्या वो मुझे अपना नहीं सकते? मैंने उनसे कितनी बार कहा लेकिन उन्होंने नहीं माना और उन्होंने उनसे शादी कर ली। तो मैं क्या करती? वैसे तुम भी मरने वाले हो, तुम्हारे बॉडी के अंदर भी वही मैंने डाला है और जब रिपोर्ट आएगा तो उन्हें पता चलेगा कि सर्वाइकल कैंसर है और तुमने बहुत सारे लोगों के साथ हुकअप किया है, जिस वजह से तुम्हें ये प्रॉब्लम हुआ है। हाँ, मरने के बाद भी तुम्हारा नाम मैं उछाल के, तुम्हें बदनाम करके तुम्हें खत्म कर दूंगी। इतना बोल करके वो एक इवल स्माइल दे रही होती है। विंग कहता है, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम जीत जाओगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तुमने मेरे हस्बैंड के साथ जो किया, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। तुमने जो बोसियन गगर के साथ में किया वो तुम मेरे साथ नहीं करने वाली हो, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। इतना बोलकर ना विंग अपने हाथ पैर को चला रहा होता है। लिली आती है और उसे 1-2 थप्पड़ खींच के लगाती है और कहती है, तुम भूलो मत, तुम्हें मरना होगा। तुम मरोगे तभी तो मैं तुम्हारी जगह लूंगी ना। हाँ, मैंने बोसियन गगो को रास्ते से हटा दिया तो तुम क्या हो, पिद्दी सा लड़का? हाँ, इतना बोल करके और वो वहां से जा रही होती है और कहती है, 2 घंटे में तुम मरने वाले हो। विंग कहता है, नहीं 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 नहीं, मैं मर नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं, मैं मर नहीं सकता। इतना बोलकर लिली तो वहां से चली गई थी, लेकिन विंग को अब सच में उसके बॉडी में कुछ हो रहे थे। उसके बॉडी ना हाथ पैर काम करना बंद कर रहे थे और वो सुन पड़ता जा रहा था। धीरे धीरे देखते देखते वो अपनी आंखें बंद कर चुका था और बस एक ही बात बोल रहा था, नहीं नहीं, मैं मर नहीं सकता। ये इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं। ये किस तरह का ड्रग है जो मेरे पूरे बॉडी ऑर्गन्स को ही खत्म कर रहा है? मुझे मुझे कुछ करना होगा। पर उसके हाथ पैर नहीं चल रहे थे। तब तक विंग जो गायब हुआ था, तो जियांग चिंग ने लोकेशन ट्रेस करने के लिए पुलिस को बोला था। बहुत मुश्किल के बाद वो लोकेशन ट्रेस हुआ था और सिटी से बाहर का वो जगह था जहाँ पे पुलिस वालों को और बाकी इवन सबको आने में 2.5 घंटे लग गए थे। वो जब सब वहां पहुंचते हैं तब तक विंग बेहोश हुआ पड़ा था। जब विंग को इस हालत में देखते हैं तो जियांग चिंग ने डॉक्टर की पूरी टीम को भी बोला था साथ में आने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर क्रिटिकल कंडीशन हुई तो आनन फानन में उसका इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर जब उसे चेकअप करते हैं तो कहते हैं कि ये मर गया। अब इतना सुनना था कि वांगजी अपनी जगह पे धराम से बैठ जाता और कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, फुसियान की तरह ये भी मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। जांगचंग चीखते हुए कहता, आर यू मैड? इसे हॉस्पिटल लेके चलो अभी, देखो इसको क्या हुआ है, ये खुद डॉक्टर है, ये मर कैसे सकता है? वो लोग जबरदस्ती उसको एम्बुलेंस में डालते हैं और हॉस्पिटल की तरफ रवाना होते हैं। वांगजी तो पूरा बुद्ध बन गया था, उसे कुछ सेंस समझ ही नहीं आ रहा था। तो विंग चला गया था तो उसे गुस्सा बहुत आया था कि हाँ, बस उसने डांटा क्योंकि उसने वुसियान की चीजों को हाथ लगाया था और उस समय वो बिना सोचे समझे विंग के ऊपर चिल्ला पड़ा था। लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा था कि विंग घर छोड़ के चला जाएगा। उसे बहुत बुरा भी लग रहा था। वो कई बार कोशिश भी कर चुका था विंग को मैसेज और कॉल करने की, पर बीच में ईगो आ रहा था और वो कर नहीं रहा था और उसका मन नहीं हो रहा था करने का। मतलब कि वो सामने से गलती एक्सेप्ट करके सॉरी नहीं बोलना चाह रहा था। जल्दी जल्दी से विंग को हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया जाता है। डॉक्टर जब उनका चेकअप करते हैं तो कहते हैं, सर, इनके बॉडी में तो कुछ मिल ही नहीं रहे हैं, इनका बॉडी पूरा नील है, पर इनके बॉडी ऑर्गन्स काम क्यों नहीं करते? डॉक्टर जब उसे ये सारी बातें बोलते हुए सुनता है तो उसे वापस से याद आता है कि पहले भी सर के पहले हस्बैंड के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था और हम गलत टाइम पे सही इलाज न कर पाने के कारण वो
उनकी डेथ हो गई थी, इस बार हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वो कहता है जल्दी से चेक करो दोबारा के दोबारा, इन्हें कुछ तो दिया गया है जो हमें पकड़ में नहीं आ रहा है। ब्लड टेस्ट को किया गया दोबारा तिबारा करके, तब जाकर के उन्हें थोड़ा सा सिम्टम्स मिला था, लेकिन वो लोग अभी श्योर नहीं थे। इसी वजह से उसके आधार पर वो लोग इलाज करना शुरू करते हैं और उनके पूरे बॉडी से ब्लड को निकाला जाता है। फिर उसी के ब्लड ग्रुप का पूरा ब्लड चढ़ाया जाता है। पूरे 9 घंटे के ऑपरेशन के बाद फाइनली विंग जो था वो वर्स कंडीशन से बाहर आ गया था और वो ठीक ठाक था। ऐसा तो नहीं कह सकते थे कि एकदम बेहतर वाले कंडीशन में था, लेकिन हाँ ठीक था। उसके बाद उसे वीआईपी रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है और डॉक्टर सभी लोग जो बाहर खड़े थे उन लोगों को बोलते हैं कि आपके हस्बैंड को ड्रग दिया गया था और ये एक ऐसा ड्रग है जिससे कि बॉडी ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं और ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है किडनी पे, आंत पे और नीचे के ऑर्गन्स को ऊपर ये बहुत जल्दी अटैक करता है और ऐसा लगता है कि जैसे कैंसर का सिम्टम्स मिलते हैं। हालांकि वो होता नहीं है, वो माइनर रहता है, लेकिन दिखते हैं और इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। वो सारी बात सुनने के बाद वांगजी कहता है ये सारे सिम्टम्स तो वुसियान के साथ भी हुआ था ना? कह रहा यस सर, तब हम समझ नहीं पाए थे कि उन्हें ड्रग दिया गया है और हमें लगा सच में कि सर्वाइकल कैंसर की वजह से उनकी डेथ हुई है, पर रीजन तो ये था। वांगजी कहता है इसका मतलब कि उसे भी ये ड्रग्स दिया गया था। और फिर वो सीधे लिली का गला दबोचते हुए कहते हैं लिली ये सब तुमने किया है ना? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ना? हाँ बताओ मुझे। तो डॉक्टर सभी लोग अभी वहीं खड़े थे। अंकल वांगजी पर चिल्लाते हुए कहते वांगजी ये क्या कर रहे हो? हाँ वो तुम्हारी बहन है और वो ऐसा क्यों करेगी भला? तो वांगजी जिसकी आंखों में अंगारे उतर आए थे और पूरा आंख रेड हो चुका था, वो कहता है अंकल ये इससे पूछिए इसने ऐसा क्यों किया? हाँ इसने ऐसा क्यों किया अंकल, पूछिए। और उसके हाथ कसते जा रहे थे। लिली की सांसें उखड़ रही थी और अंकल चिल्लाते हुए बोलते हैं वांगजी छोड़ दो उसे, वो तुम्हारी बहन है। वांगजी चिल्लाते हुए कहता अंकल क्योंकि ये मुझसे प्यार करती है और ये मुझसे शादी करना चाहती थी, इसलिए इसने ऐसा किया है। ये बात सुना था तो अंकल वो अपना हाथ पकड़ के बैठ जाते कहते हैं लिली क्या ये सच कह रहा है? क्या तुमने ये सब कुछ किया है? तुम्हारी वजह से हुआ है? हाँ। वांगजी उसे छोड़ता है और लिली धड़ाम से दूर जाके गिरती है। जो वांगजी के 2 बॉडीगार्ड्स थे वो लिली को पकड़ के खड़ा कर देते हैं और कहते हैं सर अब हम इनका क्या करें? वांगजी उसको दोबारा से गले को पकड़ते हुए कहता सच बताओ सबको, वरना मैं अभी तुम्हें जान से मार दूंगा जो तुमने मेरे हस्बैंड के साथ में किया और अभी जो तुम विंग के साथ में करने वाले थे। लिली फिर बताना शुरू करती है कि जब वो हाई स्कूल में इन की थी तब सब उसे बोली करते थे कि वो किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, सब कुछ नहीं कर पा रही है और वो इतनी खूबसूरत भी नहीं है। तब लान और गगन ने मेरी हेल्प की थी और वो हमेशा मुझे पढ़ाते थे, प्रोटेक्ट करते थे। धीरे धीरे कब मैं उन्हें एडमायर करने लगी मुझे पता ही नहीं चला। फिर मैं उन्हें चाहने लगी, फिर ये प्यार में बदल गया। मैंने उनसे कहा कि मैं उनसे प्यार करती हूँ तो गगा ने कहा कि वो उनकी बहन है और बस बहन ही मानते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पर मैं तो उन्हें अपना बनाना चाहती थी ना डैड, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। जब और गगा ने किसी और से शादी कर ली तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आया था। उस समय तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन बाद में मैंने उन्हें धीरे धीरे ड्रग देना शुरू किया। वो ड्रग तो पहले बॉडी में कैंसर के सिम्टम्स को पैदा करता है और फिर बाद में जाकर के कैंसर का रूप लेता है। पर जब इस सब के बावजूद भी वो सियान गगा प्रेग्नेंट हो गया तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैं वो सब कुछ डिजर्व करती थी, ना कि बूसियान गगा। इसीलिए मैंने वही ड्रग दिया जो विंग को दिया है अभी, और इसी वजह से वो अचानक से वो और इतना बोलकर वो चुप हो जाते हैं। अंकल उठ कर आते हैं और लिली को 2 थप्पड़ खींच के लगाते हैं और कहते हैं सच में तुमने अपनी रंग और औकात दोनों दिखा दिया। अपना खून आखिर अपना ही होता है और तुमने ये सब कुछ किया। और वो फिर वापस मुड़ते हुए कहता सीचैन इसे मेरी नजरों से दूर ले जाओ, इससे पहले कि मैं इसे अपने हाथों से मार दूं। इसे इसके किए की सजा दिलवाओ, इसे लेके जाओ। लैन सीचैन भी अब विक्टिम को तो ढूंढ ही रहे थे, पुलिस को कॉल करते हैं और लिली को लेके चला जाता है लोग। लिली जो कि रोते हुए बस जा रही थी और कह रही थी आप लोग कुछ भी कर लीजिए, वो भी नहीं बचेगा, उसके साथ भी वही होगा जो बूसियान गगा के साथ में हुआ, वो भी जिंदा नहीं रहेगा। मैं आपकी नहीं हो सकती गगा, तो मैं किसी और को नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। वांगजी जो कि बहुत ही ज्यादा गिल्ट में चला गया हुआ था क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं कि इस वजह से रूसियान को ये सब कुछ भुगतना पड़ेगा और आज विंग उसकी जगह पे है।
वो बुत बना खड़ा था। पूरे 3 दिन बाद विंग धीरे धीरे करके होश में आता है। वांगजी भी उसे देखने के लिए आता था, लेकिन अब उसके अंदर जैसे मानो कुछ मर सा गया था, सब कुछ खत्म हो गया था। ऊपर से उसे गिल्ट भी सताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं इस सब का जिम्मेदार वही है। युवान, जो कि विंग के पास बैठा हुआ था, उसे कहता है, कगा, क्या आप मेरे डैड को छोड़ दोगे? क्या आप दोनों अलग हो जाएंगे? क्या अब आप मेरी मम्मा नहीं रहेंगे? मैं अपने दोस्तों को नहीं बताऊंगा? क्या मेरे बर्थडे पे मेरे दोस्त घर आएंगे और आप उनके लिए कुकीज और पैनकेक नहीं बनाओगे? युवान अपनी दिल की हर एक बात को बता रहा था। युवान की बात सुनकर विंग को रोने का मन कर रहा था और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो अपने हाथों को धीरे धीरे उठाने का कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ उठ नहीं रहे थे। वो कहता है धीरे से, नहीं, तुम्हारे डैड को छोड़ के नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हारे डैड तो मेरे हबी है ना इवान? इवान कहता, सच्ची ना? कहता, सच्ची। उसके बाद सभी लोग उससे मिलते हैं। जियांगचेंग भी उससे बातें करता है और उसे ठीक होने के लिए कहता है। उसे भी बहुत रोना आ रहा होता है। सबके मिल के चले जाने के बाद अब बारी थी वांगजी की। वांगजी धीरे धीरे कदमों से अंदर आता है, विंग को देखता है, जो विंग एक स्माइल दिए उसे देख रहा था, और वो कहता है, डैडी, आप मुझे देखने आ गए? बहुत देर हो गई, कितने दिन हो गए हैं आपको देखे हुए। क्या आप मुझे देखकर खुश नहीं है? वांगजी के भी आंखों में आंसू था। वो उसके पास बैठ जाता और कहता है, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ कर दो। विंग कहता है, नहीं, ये सब आपकी वजह से नहीं हुआ है, ये सब तो उसकी वजह से हुआ है। उस चुड़ैल ने मेरे हस्बैंड के ऊपर डोरे डाले थे ना, इसीलिए मैंने 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 उसे छोड़ूंगा नहीं, देख लेना। हाँ, आपकी बहन है तो क्या हुआ, फिर भी मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो ऐसा कैसे कर सकती है मेरे हस्बैंड को? हाँ, सेड्यूस करेगी वो। और वो ना ऐसे बोल रहा होता है। वांगजी कहता है, क्या तुम अभी भी मुझे अपना हस्बैंड मानते हो? क्योंकि मैंने तुम्हें वो, विंग कहता, हाँ हाँ, उस दिन आपने मुझे कुछ ज्यादा ही डांट दिया था, पर नेक्स्ट टाइम से याद रखना डैडी, क्योंकि मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ ना, मैं तो डर ही जाऊंगा। ऊपर से मुझे पूछना चाहिए था बोसियन गगो के चीजों को छूने से पहले। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज माय डियर हबी। वांगजी उसे गले लगा लेता और कहता है, आई एम सॉरी टू, मुझे भी माफ कर दो, मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था। विंग, इतना बोल करके वो दोनों का भरत मिलाप हो रहा था। अब ऐसे करते हुए ना एक दिन, एक महीना और बीत गया था। रोज जियांगचिंग, वैनचिंग उसे मिलने आते, उसके माता पिता भी उससे मिलने आते, अंकल, मिंग और सभी लोग उससे मिलने आते थे। रिवान अपनी स्कूल की हर बात विंग को बताता था, और ऐसे करके बीत रहा था दिन। धीरे धीरे करके वांगजी और विंग के बीच में सब चीज नॉर्मल होना स्टार्ट हो गया था। वो अभी प्रॉपर तरीके से हस्बैंड तो बने नहीं थे, लेकिन हाँ, उन दोनों के बीच में ना कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई थी। धीरे धीरे करके वो लोग अपनी बातें शेयर करने लगे थे। सब कुछ बहुत ही बेहतर चल रहा था। लिली, जो कि जेल में डाला गया था, वो बहुत मिन्नत करने के बाद, बहुत मतलब बोल सकते हैं भीख मांगने के बाद, अंकल किरण ने उसे जेल से निकाल दिया था, लेकिन उसे अपनी जायदाद से और घर से बर्खास्त कर दिया था। और वो मतलब बहुत गुस्से में थी और बदला लेना चाहती थी विंग से, क्योंकि आखिरकार उसकी वजह से ही तो वो यहाँ तक पहुंच गई थी। एक लग्जरियस लाइफ को छोड़कर एक भिखारी वाली जिंदगी जी रही थी, इसलिए वो मौका ढूंढ रही थी। तो आज फाइनली विंग को डिस्चार्ज कर दिया गया था और वो घर जा रहा होता है। वो जब जा रहा होता है तो लिली अपने हाथों में चाकू लिए हुए थी, और वो सीधे दौड़ते हुए आती है और विंग को चाकू लगा देती है। उस चाकू के ऊपर पॉइजन लगा हुआ था और विंग सख्ते में आ गया था। हालांकि उस समय वांगजी थे और विंग था जो उसको घर लेके जा रहा होता है, और साथ में मिंगे और सीचन भी। तो मिंगे और सीचन ने लिली को पकड़ा हुआ था और कहते हैं, लिली, ये क्या हरकत है, तुम ये क्या कर रही हो? हाँ, लिली पागल हो चुकी थी, इसलिए वो पागलों की तरह हंसते हुए कहती है, कगा, आपको क्या लगा? हाँ, मैं इनकी नहीं हो सकती तो मैं क्या इनको किसी और के साथ खुश देख सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। तो इसे मरना होगा ना कगा, मैंने इसे मार दिया, मैंने मार दिया इसे, हाँ हाँ, मैंने मार दिया। इतना बोलकर वो पागलों जैसे रिएक्ट कर रही थी। विंग वहीं पे बेहोश हो जाता है और उसे जल्दी से वापस से हॉस्पिटल में शिफ्ट करा जाता है। विंग बस मरते हुए कहता है, मतलब बेहोश होते होते कह रहा था कि होगा, सॉरी माय डियर हवी, मैं मरना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता हूँ, मैं छूना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ अपनी लाइफ की नई शुरुआत करना चाहता हूँ, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो।
उसकी ये अकवर्ड बातें सुनकर वांग जी को थोड़ा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था क्योंकि मिंग्या भी वहीं पे था। फिर भी वांग जी कहता है हम हम जरूर एक होंगे। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते इस बार भी, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें तुम्हें बहुत लंबे टाइम तक मेरे साथ रहना है। तब विंग बेहोश हो चुका था, उसे जल्दी जल्दी से अंदर ले जाया गया और उसका ऑपरेशन होता है। बेचारे 1.5 घंटे के बाद उसे वापस से नॉर्मल वार्ड में डाला जाता है और विंग बच गया था फिर से। ऐसे करते हुए फिर से 2 दिन बीत जाते हैं और दूसरे दिन उसे होश आता है। जब उसे होश आता है तो उस समय मतलब जैसे पता चलता है तो वो वांग जी ना हेड पे दोनों हैंड को टिका के बैठा हुआ था। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था कि अगर इसे कुछ हो गया तो वो अपने आप को कभी माफी नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं तो उसकी भी थोड़ी बहुत गलती है। वो अवेयर था कि लिली उसे पसंद करती है, बट फिर भी वो इस सब को कैसे नहीं हैंडल किया। जैसे ही विंग धीरे से कहता है डैडी, मुझे भाग कर आता है और उसे गले लगकर रोना शुरू कर देता है और कहता है मैं तो डर गया था, मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। विंग हंसते हुए कहता है हम तो बच गए ना, मतलब कि अब मैं तुम्हारे साथ सेक्स कर सकता हूँ ना, मेरी सभी विशेष पूरी हो जाएगी ना। हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ और तुम खुश क्यों नहीं हो? हाँ, वैसे करके बोल रहा होता है। भाग जी कहता पागल हो तुम पूरी तरीके से। विंग कहता है हाँ, मुझे उस दिन ना वो ह्यूज सा हार्डकॉक देखना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं नहीं देखता, साथ में तुम्हें पसंद नहीं करता ना, तुम्हारे पीछे पागल नहीं होता। पर जब मैंने देखा ना, मेरे दिमाग में बहुत डरी डरी थॉट्स आ रहे थे, बहुत ही ज्यादा। मैं क्या करूं बताओ मुझे। भांग जी उसकी फोrehead पे मारते हुए कहता है बदमाश चुप हो जाओ तुम। फिर कहता है चुप तो हो जाऊंगा पर मुझे बाद में वो सब चाहिए। भांग जी हंसते हुए कहता है ठीक है। तब तक इवान भी कूदते हुए आ जाता है और बेड पे चढ़ के बैठ जाता है। क्या चाहिए आपको मम्मा, मैं दूंगा ना। विंग बेचारा हमारा शर्मा गया था और कहता है मुझे डैड देंगे, तुम नहीं। डैड कहते क्या देने वाले हो डैडी, अब मुझे भी चाहिए। बेचारा क्या बोले वो। और ऐसे करते हुए वो तीनों बातें कर रहे होते हैं। कुछ दिन बाद विंग को डिस्चार्ज मिल जाता है और वो घर आ जाता है। घर आ जाता है तो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे और अंकल कहते हैं विंग अब अपने रिश्ते की शुरुआत फिर से करो, क्योंकि एंडिंग के बाद तभी तो बिगिनिंग होती है ना। विंग कहता है यस अंकल, सब कुछ सही हो गया है और अब मैं तैयार हूँ इनके साथ नई लाइफस्टाइल, नई नई लाइफ की जर्नी को शुरू करने के लिए, है ना हबी। भांगजी भी विंग के हैंड को अच्छे से होल्ड करते हुए युवान के गले गोद में उठा लेता और कहता है हम अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने जा रहे हैं अंकल। और इतना बोल करके वो तीनों स्माइल कर रहे होते हैं। वही लैंसीचन और मिंगिया भी बहुत ज्यादा खुश थे अपनी बेबी ब्रो के लिए और अंकल भी बहुत ज्यादा खुश थे। इसके बाद जब वो ऊपर जा रहे होते हैं तो युवान कचमचा रहा था। तो युवान उतरते हुए कहता है डैडा मुझे नीचे उतारो। तो कहता है पर क्यों, तुम्हें भी तो चलना है ना ऊपर। वो कहता है नहीं मुझे नहीं जाना, हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने प्लान किया था। तो कहता तुम लोग पिकनिक पे जा रहे हो और हम लोग। तो कहता है आप दोनों यहीं पे रहो, हमारे आने के बाद आपको हनीमून पे भेजा जाएगा। कहता है हाँ। तो अंकल कहते हैं नहीं, ये इसे कुछ नहीं पता है, ये लो टिकट और तुम दोनों पेरिस जाओ, तुम्हारे लिए ये 7 दिन का टिकट है और हम लोग भी हनीमून पे जा रहे हैं और इवान हमारे साथ जा रहा है। तो वांगजी कहता है अंकल पर इवान को हम ले जाते हैं ना। तो मिंगिया कहता है बॉस क्या इसे सब कुछ खुल के बताना होगा। तो अंकल किरण कहते हैं यस बॉस, लगता है कि इसे सब कुछ खुल के बताना होगा। तो फिर मिंगिया कहता है बॉस क्या ये दोनों बुद्धू नहीं है। तो अंकल किरण कहते हैं हाँ, दोनों के दिमाग घुटनों में जो है। फिर मिंगिया कहता है बॉस तो क्या हम इन्हें डिटेल में समझाए कि 2 लोग जब हनीमून पर जाते हैं तो क्या करते हैं। अंकल कहते हैं यस बॉस, फॉलो रूल्स। और इतना बोलकर जैसे ही वो मोबाइल निकालने वाले होते तो सिचैन कहता है हाँ बस 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 बस, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों। कभी कभी तो मुझे शक होता है कि तुम इस घर के बेटे हो या फिर मैं हूँ, क्योंकि तुम दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम दोनों ससुर और बहू हो। तो अंकल किरण कहता है ससुर किसको बोल रहे हो। और मिंगिया कहता है बहू किसको बोल रहे हो। हाँ, हम दोनों तो सेम बट डिफरेंट है ना। तो वो कहता है यस, और वो दोनों एक साथ ही बोलते हैं बेचारा युवान और सीचन दोनों अपना माथा ठोक रहा होता है। कहता है हे भगवान, किस घड़ी में इन दोनों के ग्रह नक्षत्र मिले थे जो ये लोग ऐसे हरकतें करते हैं। उसके बाद कहता है मिंगिया तो अंकल क्या हमें बताना चाहिए। अंकल कहते हैं यस बॉस, फॉलो द रूल्स। हाँ, तो कहता है हाँ तो तुम दोनों को हनीमून पे जाना है, वहां पे ज्यादा कपड़े लेके नहीं जाना है, इसे ढेर सारा शॉपिंग कराना है, अच्छी अच्छी चीजें खिलानी है और रात में अपना हनीमून नाइट स्पेंड करना है। अब तुम जानते हो ना कैसे किया जाता है, वरना हम वो भी बताएं।
बेचारा सीचन तो अपने मुंह में उंगली लेकर के दांत काट रहा होता है उंगली को और कहता है हे भगवान ये दोनों बेशरम कैसे हो सकते हैं। वहीं लान वांग जी के कान लाल हो गए थे और विंग बेचारा शर्मा के दूसरी तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वहीं सीचन ने युआन के कान को बंद कर रखा होता है और खुद ही लाल टमाटर बन के घूम रहा होता है। मिंग आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है और हाँ वहां से मैं जानता हूँ कि विंग एक स्ट्रेट गाय है तो गुड न्यूज तो नहीं आएगी पर गुड वाली न्यूज जरूर लेके आना कि तुम दोनों के बीच में सब सही हो गया है। ओके ना बॉस, इतना डील डन। तो अंकल किरण कहते हैं डील डन, चलो हम लोग पैकिंग करते हैं। हिवान तुम हमारे साथ जा रहे हो। हिवान भी कह देता है मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। तो लैंसचन हाथ हटाते और कहते हैं अंकल फिर से तुम हमारे साथ जा रहे हो बाबा। तो कहता है हाँ हाँ हम आपके साथ ही चल रहे हैं, इन दोनों को हम छोड़ देते हैं हनीमून मनाने के लिए। उस बच्चे के मुंह से ये वर्ड सुन करके तो बेचारा दोनों लाल टमाटर हो गए थे। उसके बाद अंकल किरण और वापस से मिंगो कहते तुम दोनों जाके पैकिंग कर रहे हो या फिर हम कर दे। हाँ छोड़ो रहने ही दो तुम दोनों। उसके बाद वो दोनों ऊपर आते हैं और बेचारा हमारा वांग जी और विंग दोनों देख रहे होते हैं। जल्दी जल्दी से मिंग ना एक सूटकेस में विंग का कपड़ा भर रहा था और एक में वांग जी का, जैसे तैसे करके ठूस देता और कहता ये लो चलो निकलो अब तुम दोनों। वांग जी कहता पर अंकल जाने की क्या जरूरत है। और विंग भी कह रहा था हमें कहीं नहीं जाना, हम आपके साथ चलते हैं ना। पर अंकल जबरदस्ती करके जैसे तैसे करके उसको कार में बिठा देता है और साथ में उसके सेक्रेटरी को बोल दिया जाता है कि जब तक इसे फ्लाइट में बिठाओ नहीं तब तक तुम आओगे नहीं और मुझे वो सारी चीजें देखनी है लाइव। बेचारा सेक्रेटरी भी अंकल की बात कैसे मानता, कैसे नहीं मानता। वो उसको फ्लाइट में डाल देता है, वीडियो कॉल पर दिखा देता है कि उन दोनों को फ्लाइट में छोड़ दिया है, फ्लाइट टेक ओवर कर गई है। उसके बाद वो राहत की सांस लेता है। वहीं दूसरी तरफ सीचैन और मिंग्याओ अंकल और हिवान सब निकल जाते हैं इधर अपना हनीमून मनाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ वो लोग पेरिस के लिए लैंड कर चुके थे। होटल लेकर के वो लोग वहां पे रुकने का विचार करते हैं। शाम के टाइम में थोड़ा सा मार्केट वगैरह घूमते हैं और बाहर से खाना वाना खाकर अंदर आते हैं। विंग जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसने कहा था कि वो सब कुछ करना चाहता है, इसलिए वो जल्दी जल्दी से रूम में आता है। वांग जी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में गया था, वो पैंट वैंट खोल देता है और शर्ट को भी बटन खोल करके और एकदम से स्टाइल मार करके बेड पे बैठा हुआ था। वांग जी जब आता है तो टॉवल को रखते हुए कहता विंग ये क्या कर रहे हो तुम। विंग कहता है सत्यानाश हो तुम्हारा, मैं मतलब इतना सेक्सी पोज दे के बैठा हुआ था और तुम्हें कौन सा साधु हो तुम, हाँ कि तुम्हारा ब्रह्मचर्य भंग नहीं हो रहा। वांग जी कहता है कुछ भी मतलब सो जाओ चलो थक गए ना। तो विंग कहता है नहीं मुझे नहीं सोना। वांग जी आके लेट रहा होता है तो विंग उसके ऊपर बैठ जाता है और कहता है हाँ तुम नहीं कर सकते तो मैं कर रहा। वांग जी कहता है ये क्या कर रहे हो तुम, हटो। विंग जबरदस्ती से उसके कपड़ों को खोल उल देता है। वांग जी मना कर रहा था पर विंग खोल देता और कहता है तो अब मैं तुम्हें टच करना स्टार्ट करता हूँ, अगर तुम नहीं कर रहे तो बोलो मैं कर देता हूँ। विंग की ऐसी बातें सुनकर वांग जी कहता ठीक है फिर करो। विंग उसको बहुत देर तक सिड्यूस करता है। ऐसा नहीं था कि वांग जी अराउज नहीं हो रहा था, वो हो रहा था पर अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। विंग जब देखता है कि 15 मिनट से ऊपर हो गया पर इस बैल बुद्धि इंसान की बॉडी तो रिएक्ट ही नहीं हो रही है, वो खींच कर उठने लगता है। फिर उसके पैंट्स को खोल देता है, उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर के स्क्यूज करना स्टार्ट करता है। वांग जी एक सेकंड के लिए तो मतलब मेल डाउन होने ही वाला था, फिर वो अपने हाथ को बहुत कस के पकड़ लेता और कहता विंग ये क्या कर रहे हो तुम, हाँ। विंग कहता है वही जो एक हस्बैंड और हस्बैंड के बीच में होता है, हाँ तुम नहीं कर सकते तो मैं कर रहा हूँ ना। इतना बोलकर उसको अपने मुंह में लेता है और उसे सब करना शुरू करता है। अभी उसके मुंह में ना वो लॉलीपॉप की तरह लग रही होती है। वांग जी कुछ मना तो नहीं कर रहा था पर अब उसकी हालत खराब हो रही थी और विंग को वो जो कर रहा था करने दे रहा था। जैसे ही विंग ये सब कुछ करके हटता है और उसके साथ इंटीमेट होने वाला था, वांग जी सीधे उसको फ्लिप ऑन करता और कहता है हाँ कुछ भी मतलब तुम टॉप बनने वाले हो। तो विंग कहता है ऑफ कोर्स मैं स्ट्रेट हूँ। तो वांग जी कहता है तो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। विंग कहता है ये कहाँ लिखा हुआ है कि ओनली फॉर हस्बैंड ही कर सकता है, मैं भी तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वांग जी कहता है सो व्हाट, पर मुझे करना है। इतना बोलकर वो दोनों का लवी डबी शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो वो उसके कपड़े को रिमूव करता है, उसकी पूरे बॉडी को टच करता है एंड फाइनली उसके बैली बटन से होते हुए उसके चेस्ट एरिया, उसके निपल्स को, वो सभी चीज को स्क्यूज करता हुआ, सक करता हुआ, उसकी पूरे बॉडी को एक्सप्लोर करता हुआ फाइनली वो उसके अंदर इन करता है और वो दोनों एक साथ इंटीमेट होना स्टार्ट करते हैं। और फाइनली आज विंग और वांग जी एक हो चुके थे। उनका ये एंडिंग द बिगनिंग बन चुका था और इसी के साथ ये वन शॉट भी खत्म हो जाता है क्योंकि उन दोनों का तो हॉट नाइट एंड एवरीडे मींस एवरीडे चलने ही वाला है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये फैन फिक्शन? आई नो गाइस कि मैं बहुत कम एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट जिन लोगों को मेरे हॉट नॉट वाले स्टोरी सुनने हैं वो प्लीज मुझे टेलीग्राम पे विजिट करो क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ हॉट सीन्स को और आप लोगों को भी सुन के बहुत मजा आएगा। जैसा भी लगे आप लोगों को मेरी स्टोरी जरूर बताना। मेरे फर्स्ट चैनल को लाइक और कमेंट करना मत भूलना आप लोग यार, क्योंकि
आप लोग को पता है ना, मेरे फर्स्ट वाले चैनल पे स्ट्राइक आया है, जिस वजह से वहाँ की रीच डाउन हो चुकी है और मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आप सब मेरी छोटी सी प्यारी सी फैमिली हो, तो मेरे लिए तो इतना कर ही सकते हो ना, मेरे मोटे मोटे रसगुल्लों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू यूट्यूब, एंड थैंक यू माई ऑल लवलीज पराठास।